हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत कुमार स्वागत करता हूं आप सबका एएलपी साइंस स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 28 जुलाई एएलपी सीबीटी 2 का डेट निर्धारित हो चुका है। और ऐसे समय में आप जानते हैं कि आप कितना भी पढ़ लें, आप कितने भी ब्रिलियंट हो, सेट प्रैक्टिस जो होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सेट प्रैक्टिस का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है इस टाइम पे। तो मैं समझता हूँ कि आपकी तैयारी ठीक-ठाक चल रही होगी और सेट प्रैक्टिस भी आप कर रहे होंगे। ऐसे में वैसे मेरे दोस्त, वैसे साथी जिनका बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा-सा धूमिल है, या कहें कि थोड़ा-सा अच्छा नहीं है, या वो पढ़ पढ़ कर के भूल चुके हैं, तो वैसे दोस्तों के लिए ये मैं सेट लेकर के आया हूँ। और वैसे भी दोस्तों के लिए है जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पढ़ रखे हैं, और जो तैयारी में है, जो प्रैक्टिस में है, उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि एग्ज़ाम के पहले आप जानते हैं कि सेट प्रैक्टिस का बहुत बड़ा महत्व होता है। आप कितना भी कुछ जान रहे हो और एग्ज़ाम में अच्छा परफ़ॉर्मेंस नहीं हो रहा है, आपका अगर टेस्ट में अच्छा नहीं परफ़ॉर्मेंस हो रहा है, तो समझिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है। मैं भी तैयारी कर रहा हूँ और पिछला 2 एलपी में मैंने सीबीटी 1 और सीबीटी 2 क्वालीफ़ाई किया है, और फाइनल मेरिट में आने से मैं रह चुका हूँ। तो इस बार भी मैं तैयारी कर रहा हूँ पूरे ज़ोर-शोर के साथ। मेरी जो अनुभव है दोस्तों प्रॉपरली, कि किस तरह से मैं कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ, कहाँ ख़ामियाँ हैं मेरी, उन सबको पहचानते हुए उन सबको मैं आपके समक्ष रखने के लिए कोशिश करूँगा कि कौन-सी गलती है जो मैं कर रहा हूँ आप ना दोहराएँ, ताकि आपका भी सिलेक्शन हो जाए। तो आप जान रहे हैं कि जनरली एएलपी सीबीटी 2 हो या सीबीटी 1 एग्ज़ाम हो, इन सब के लिए मैथ जो होता है, मैथ ये मैक्सिमम स्टूडेंट का बहुत अच्छा होता है। रीज़निंग भी जो होता है, ये भी मैक्सिमम स्टूडेंट का बहुत अच्छा होता है। जो दिक्कतें आती हैं दोस्तों, वो कहाँ पे आती है? वो आती है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में आती हैं, ठीक है? उसके बाद जो दिक्कत आती है वो जो 75 मार्क्स का जो पूछता है, ये पेपर 2, यहाँ पे दिक्कतें आती हैं ट्रेड में, ठीक है? तो ट्रेड के लिए भी मैं अपने इस चैनल पे जब भी मौका मिलता है तो कोशिश करता हूँ कि कोई सेट प्रैक्टिस ले आऊँ, और उस सेट प्रैक्टिस में मैं कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, और उसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है जो मैं आपको बता देता हूँ। अगर उन कॉन्सेप्ट को भी आप लिख करके चले जाते हैं, इसलिए मैं बार-बार बोलता हूँ कि आप कभी भी जब भी मेरे साथ जुड़ें, मेरे चैनल पे आएँ, तो अपना कॉपी और कलम ले कर के आएँ। और मैं आपको हवा में कुछ भी करना, हवा में तीर चलाना नहीं सिखाऊँगा। मैं आपको ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये कर देना है 1 दिन में, वो कर देना है एक दिन में। हर चीज़ दोस्त मेहनत से आता है। और मैंने अपने अभी तक के करियर में जो देखा है, बिना मेहनत का कुछ भी नहीं होता है। बहुत सारा मोटिवेशन यूँ ही धरा का धरा रह जाता है, कुछ उससे फ़ायदा नहीं होता है। फ़ायदा होता है आपके मेहनत से, एक अच्छे गाइडलाइन से, एक अच्छे सेट प्रैक्टिस से, एक अच्छे रास्ते से, बाकी सब कहीं कोई काम नहीं आता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे जुड़ रहे हैं, तो आप अपना कॉपी और कलम लेकर के बैठें, और बहुत सारा ऐसा मैं कॉन्सेप्ट इसी क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस करूँगा जो आपको समझ में आ जाएँगी, और अगर आप उन्हें याद भी रखते हैं तो एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा होगा। और ख़ास करके आप अगर इस लेक्चर को भी देखते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग के और बेसिक साइंस को, तो पेपर 2 जो होता है, जो पार्ट बी होता है, 75 मार्क्स का ट्रेड होता है, वहाँ भी 2 या 3 क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। तो वहाँ भी काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और ये पेपर 1 में जो पार्ट ए होता है, यहाँ तो पूछना ही पूछना है। और अगर ये आपका अच्छा नहीं है, तो आप बहुत अच्छा मैथ में कर जाएँ, रीज़निंग में कर जाएँ, वो सब कोई बना के आएगा दोस्त। लेकिन अगर आपका ट्रेड अच्छा नहीं है और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग अच्छा नहीं है, तो आप समझिए कि 4 या 5 या 6-7 नंबर से आप लैग कर जाइएगा, जहाँ पे जिनका ये ऑलरेडी अच्छा है ये पोर्शन, वो बाजी मार ले जाएँगे। ख़ैर, जो पार्ट 2 होता है उसमें तो पास होना होता है, लेकिन आप इस चीज़ को दिमाग से निकाल दें, क्योंकि अभी-अभी जस्ट रेलवे इस नियम को लाई है कि अब 50% जो नंबर लिया जाएगा सीबीटी 2 में, वो पार्ट ए से लिया जाएगा, और 50% लिया जाएगा साइको का, ठीक है? तो रेलवे अपना नियम बदलते रहती है। मैं आपको ये सलाह दूँगा कि आप कभी भी जो पार्ट बी होता है, उसमें आप 27 या 28 नंबर ना लाने के चक्कर में आप बहुत अच्छे से पढ़ें। ज़रूरी नहीं कि आप मेरे से ही पढ़ें, आप किसी भी टीचर का लेक्चर फ़ॉलो कर रहे हों, या फिर कोई भी बुक फ़ॉलो कर रहे हों, या फिर कोई भी नोट्स आप फ़ॉलो कर रहे हो, तो बहुत अच्छे से पढ़ें। और मैं तो ये कहूँगा कि आप ट्रेड पर भी पूरी तरह से कमांड रखें, ताकि आप 75 में से कम एटलीस्ट आप 75 में से 50, 55 या 60 स्कोरिंग कर सकें। क्योंकि रेलवे का कोई भरोसा नहीं है कब ये पार्ट बी पर भी मार्किंग करना शुरू कर दे, कब ये पार्ट बी को भी मेरिट में ये
अमल में लाना शुरू कर दे, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो मैं तो कहूँगा कि आप इसको भी स्ट्रॉन्ग करके चलें और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग को भी आप स्ट्रॉन्ग करके चलें। अब सेट शुरू करने से पहले मैं ये भी बोलूँगा कि ये बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है ये अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है दोस्तों, क्योंकि इंजीनियरिंग में ये आप कहें तो एक एन डी भट्ट की बुक आती है, ये पूरा का पूरा बुक पढ़ना होता है और बहुत लंबा चौड़ा बुक है, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है। तो इस सेट में बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आएगा जहाँ कि आपको उसको उसके आंसर को रट लेने में ही आसानी है। अगर आप उसके सॉल्यूशन में जाएंगे, डिटेल सॉल्यूशन में, तो आपको काफ़ी भारी पड़ जाएगा, समय नहीं है। और ये एक तरह से ये जो कोर्स चल रहा है इस पे मेरे चैनल पे, ये आप समझे कि एक तरह से 15 से 20 सेट का एक क्रैश कोर्स है। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको हर क्वेश्चन में जहाँ भी ज़रूरत होगा थ्योरी प्रोवाइड करूँगा और कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करूँगा, आप उसे लिख लीजिएगा। और अगर मैं जहाँ कॉन्सेप्ट नहीं प्रोवाइड करता हूँ, जहाँ पे डायरेक्ट मैं आंसर लिख रहा हूँ या बोल रहा हूँ, तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे बहुत कॉन्सेप्ट जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसमें हम चले जाते हैं तो फालतू का टाइम का बर्बाद होगा, और उससे अच्छा है कि उसके आगे हम 2-4 क्वेश्चन वैसे देख लें जहाँ पे कॉन्सेप्ट हो, तो उसको हम भूलेंगे भी नहीं। तो यही हाल लगभग कंप्यूटर में होता है। कंप्यूटर में भी इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है, चाहे वो मैं बात करूँ एमएस एक्सेल का या एमएस पावर पॉइंट का, ये सब अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। आप इसे अभी पढ़िएगा भी तो मेरे ख्याल से आपको 4-5 दिन एक लेक्चर का लगेगा पूरी तरह से, और पूरी तरह से समझ भी नहीं पाइएगा। और क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो इसकी गारंटी नहीं है कि एग्ज़ाम में पूरी तरह से आ जाए। इससे अच्छा है कि कंप्यूटर का बहुत सारा क्वेश्चन जो आएगा वो आप रट ले तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। जैसे जितना भी शॉर्टकट की है, चाहे वो एमएस पावर पॉइंट का हो, एमएस वर्ड का हो, वो रट ले तो उससे आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। बजाय इसके कि आप काफ़ी डिटेल अंदर में इसको जाकर के पढ़ें कंप्यूटर को। हाँ, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इसको थोड़ा बहुत पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन मैं अपने सेट में जहाँ भी ज़रूरत होगा थ्योरी में डिस्कस करूँगा और कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करूँगा। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, तो अगर आप एग्ज़ाम को टैकल करना चाहते हैं, एग्ज़ाम को जीतना चाहते हैं और इसमें अपना एक सीट पक्का करना चाहते हैं, तो आपको इस बात को इग्नोर करना पड़ेगा कि वीडियो लॉन्ग हुआ, ठीक है? और आपको मेरे साथ में मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी मेहनत करता हूँ दोस्त, और बहुत कुछ पढ़ता हूँ कोई भी सेट लाने से पहले, तब आपके सामने ला कर के परोसता हूँ। नहीं तो मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मैं सेट प्रैक्टिस करवा कर के रखूँ, बहुत ज़्यादा मैं चैनल पे आऊँ और व्यूज़ बटोरूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर मैं जितना बता देता हूँ उतना अगर आप मेरे साथ करके चलते हैं, अगर आप पढ़े हुए हैं तो भी आपका रिवीजन हो जाता है, और उतना अगर कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। मेरे सामने जो सेट है ये रुक्मिणी का है, प्लेटफ़ॉर्म का है, और बहुत अच्छा इसमें सेट प्रैक्टिस दिया हुआ है। और बल्कि मैं ये तो बोलूँगा कि जिन स्टूडेंट ने इसको प्रैक्टिस ऑलरेडी कर लिया है, जिन भाइयों ने इसको बना लिया है, वो मेरे साथ कॉपी कलम लेकर के बैठें और मेरे साथ ये सेट प्रैक्टिस करें। क्योंकि आप जिस समय एग्ज़ाम के मोड में होते हैं, सेट प्रैक्टिस के मोड में होते हैं, उस समय दिमाग बहुत दबाव में होता है, और उस समय अगर आप बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं तो आपका परफ़ॉर्मेंस ऑलरेडी इम्प्रूव हो जाएगा। और अगर कोई नहीं पढ़े हैं तो उनका रिवीजन हो जाएगा और कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को और जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि यदि किसी ड्राइंग का पैमाना 2:1 है तो यह किस प्रकार का पैमाना है। ठीक है, देखिए कोई भी स्केल है, ठीक है, कोई भी क्या है, स्केल है, उस पर स्केलिंग किया हुआ रहता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 ये सब लिखा हुआ रहता है। तो कभी भी हम ड्राइंग बनाते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग के फील्ड में आते हैं, तो कभी भी हम ड्राइंग बनाते हैं तो ड्राइंग के लिए जो साइज होता है, जैसे हम नक्शा बनाते हैं तो नक्शा का भी एक साइज डिज़ाइन होता है। ठीक है, तो ड्राइंग के लिए एक फार्मूला होता है। ठीक है, उस फार्मूले को हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। क्या बोलते हैं हम? रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। आप लिख लें, इस पर बहुत अच्छे से लिखा नहीं जा रहा होगा, लेकिन आप बातों को सुन रहे हैं तो उसको हिंदी में ही लिख लें। बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, ये इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा, आप इसको देखिएगा। रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर ये बेसिकली ड्राइंग पर वस्तु की लंबाई, ठीक है, वस्तु की लंबाई, ड्राइंग पर वस्तु की लंबाई बटा वस्तु की वास्तविक लंबाई का रेशियो होता है। ठीक है, मतलब ड्राइंग पर हम किसी वस्तु को कितना दिखा रहे हैं और एक्चुअल में वस्तु कितना है, दोनों का रेशियो जो होता है, इसी को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। क्या बोलते हैं?
रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर बोलते हैं। और यही किसी ड्राइंग के बारे में बताता है। अगर आप ये समझे कि कोई वस्तु मानी जाए कि कोई चींटी है, ठीक है, क्या बनाना है, कोई चींटी है। आप देखिए यहाँ पे समझे कि कोई चींटी है। ड्राइंग पे चींटी का साइज कितना होता है, बहुत छोटा होता है। क्या होता है, बहुत छोटा। ड्राइंग पे अगर हम चींटी बना रहे हैं तो मान लीजिए कि इतना बड़ा हम बना दे रहे हैं। क्या बना रहे हैं, बड़ा, इतना बड़ा बना दे रहे हैं। तो ये ड्राइंग पे ये जो वस्तु हो गया उसकी लंबाई, और एक्चुअल लंबाई देखिए चींटी कितना होता है, बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो अगर भाग देंगे इन दोनों को तो आप ये जानिए कि जो रिज़ल्ट आएगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि यही जो रेशियो है, ड्राइंग पे वस्तु की लंबाई कितना है और वास्तविक लंबाई वस्तु का कितना है, दोनों का जो रेशियो होता है इसी को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। अगर रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर 1 से बड़ा आ रहा है तो आप समझें कि वह स्केल जो है ना, वो बड़ा पैमाना है। कैसा है, बड़ा पैमाना है, ठीक है। जो पैमाना हम लिए हैं वो बड़ा है, डिज़ाइन जो लिए हैं वो बड़ा है। अगर 1 से कम आता है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, इसको RF भी बोलते हैं। अगर 1 से कम आता है तो समझें कि जो आकार है वो वस्तु का छोटा है। कैसा है, ड्राइंग पे जो वस्तु का आकार है वो छोटा है, ठीक है। और पैमाना अगर 1 से छोटा आ गया RF, तो पैमाना जो है उसको हम बोलेंगे लघुकरण पैमाना। कैसा पैमाना बोलेंगे, लघुकरण पैमाना। और अगर जैसा वस्तु का साइज़ है वैसा ही ड्राइंग का साइज़ है। ड्राइंग पे जो मतलब हम वस्तु बना रहे हैं उसी का साइज़ बराबर है उसका और वस्तु का एक्चुअल साइज़, तब ऐसे पैमानों को हम बोलेंगे पूर्ण आकार का पैमाना। वहाँ पे जो रेशियो आएगा वो RF जो आएगा वो 1:1 आएगा। अगर जितना हम ड्राइंग पे वस्तु की लंबाई ले रहे हैं और जो एक्चुअल लंबाई है दोनों अगर सेम आ जाए तो RF क्या हो जाएगा, 1:1 आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि यदि किसी ड्राइंग का पैमाना 2:1 है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 2:1 है। देख रहे हैं कि 1 से बड़ा आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है, रेशियो 1 से बड़ा आ जा रहा है। मतलब जो पैमाना होगा वो इन लार्ज स्केल होगा, यानी कि वर्धित पैमाना होगा। तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से बोल दे कि रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर जो होता है ये किसी भी वस्तु का ड्राइंग पे लंबाई जो है, ठीक है, और एक्चुअल लंबाई है उसका रेशियो होता है, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर अगर ग्रेटर देन 1 आया है तो वर्धित स्केल माना जाएगा। RF लेस देन 1 आया तो लघुकरण पैमाना, रिड्यूसिंग स्केल इसको बोला जाएगा। और RF बराबर 1 आ गया तो फुल साइज स्केल बोला जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। मैं समझता हूँ कि आपका ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको, और जो ऑलरेडी जो पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। वो कलम और कॉपी ले करके बैठें और कितना मार्क्स आप ला पाते हैं इस पर्टिकुलर सेट में आप हमें बताएं, ठीक है। अगर आपका ये 50 क्वेश्चन का सेट है दोस्तों, अगर इस 50 क्वेश्चन में आपका 40 के आसपास स्कोर हो रहा है तो आप बहुत अच्छे कंडीशन में हैं। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग से आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है और मैक्सिमम चांस है कि आपका स्कोर 80 के आसपास आएगा एग्ज़ाम में, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्राइंग शीट पर निरूपक भिन्न, इसी को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, ठीक है। निरूपक भिन्न की गणना के लिए सही सूत्र क्या है। अभी ही मैं कुछ देर पहले बता रहा था कि RF जो होता है ये इसका फॉर्मूला होता है वस्तु की ड्राइंग पर लंबाई बाई वस्तु की वास्तविक लंबाई। ऐसा आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो देखें ऑप्शन नंबर सी, ड्राइंग पर वस्तु की लंबाई बटा वस्तु की वास्तविक लंबाई। देख सकते हैं ड्राइंग पर वस्तु की लंबाई बटा वस्तु की वास्तविक लंबाई, ठीक है। तो सही ऑप्शन ये हो जाएगा। अच्छा, यही अगर ड्राइंग हमें बनाना हो किसका बनाना हो, एरिया का बनाना हो, तो उस केस में ये लंबे वस्तुओं के लिए होता है, ठीक है, जो लाइन के फॉर्म में है। यही एरिया का जिसके पास जो 2D वस्तु है, हम कह सकते हैं जो 2D वस्तु है, 3D वस्तु है, उसका अगर ड्राइंग बनाना है तो ये बस क्या हो जाता है, रूट अंडर ड्राइंग पर वस्तु का एरिया, ठीक है, बाई एक्चुअल वस्तु का एरिया, ठीक है। जहाँ भी एरिया का ड्राइंग हमें बनाना होगा तो बस कुछ नहीं करेंगे, ड्राइंग पर वस्तु का एरिया ले लेंगे और नीचे ओरिजिनल एरिया रहेगा और दोनों का रूट अंडर निकाल देंगे, कर देंगे, बस ये हो जाएगा एरिया के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिंदु रेखा का उपयोग मुख्य रूप से क्या दर्शाने के लिए किया जाता है, ठीक है। चेन थिन लाइन, ठीक है, ये एकदम छोटा छोटा सा पतला सा लाइन होता है, इसका उपयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो छिपे हुए किनारे को दिखाने के लिए नहीं, केंद्र रेखाएं और सममित अक्ष, सेंटर लाइन एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसी को दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं किसका, इसी को दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं किसका, बिंदु रेखा, चेन थिन लाइन को केंद्र, जिसे आप ये समझिए कि ये कोई सिलेंडर है, ये क्या है, कोई ये सिलेंडर है, ठीक है।
यहाँ पे इसको हमें दिखाना है ड्राइंग के रूप में। तो बीचों बीच से जो लाइन जाएगा ये इसके अक्ष को दिखाएगा, किसको दिखाएगा? डॉटेड लाइन अक्ष को, ठीक है। तो ये बीचों बीच से एकदम ठीक केंद्र से जाता है, ठीक है। कोई सर्किल है तो यहाँ भी हमें दिखाना होगा, तो ये कुछ इस तरह से बीचों बीच से जाता हुआ हम क्या दिखाएंगे? लाइन दिखाएंगे। इस पर तो हम दिखा नहीं सकते हैं, डॉट का मतलब है कि ये अंदर गया हुआ है। तो केंद्र रेखा है। अगर आपको बहुत समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बहुत डीप में जाकर सीखने की चीज़ है, और मेरी गारंटी है आप लाइन के बारे में कितना भी पढ़ लें, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आप छोड़ करके आएंगे। तो इससे अच्छा है कि सेट में जो भी क्वेश्चन मिले लाइन से रिलेटेड, कि किस तरह का ये लाइन है, उसको आप रट लें, ठीक है दोस्तों। ये कोई भी हो, मैं हूँ चाहे आप हो, कोई भी, इसको भूल जाना तय है। एक दो बार पढ़िएगा और इतना इसमें गहराई है कि इसका भी कुछ कहने का नहीं, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत डीप में पढ़ना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी आपको सेट में लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन मिला, आप कोशिश कीजिए कि उसे रट लीजिए। थोड़ा बहुत कुछ आएगा वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूँगा। तो जितना भी इस तरह के शेप है, सिलेंडर टाइप के हो गया, चाहे तो वो देखिए कोन है, ठीक है। इसके बीचों बीच से एक लाइन को हमें दिखाना है सिमेट्री। अच्छा, इसी को हम लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री या सममितीय लाइन। मतलब आप देखिएगा कि इस लाइन के लेफ्ट साइड जैसा है वैसा ही इस राइट साइड है। मतलब यहाँ पे अगर हम आईना रख देना बीचों बीच में, क्या रख दें हम, सॉरी, आईना रख दें हम बीचों बीच में, तो आप ये समझिए कि, फिर से मैं बना दे रहा हूँ, आईना हम बीचों बीच में रख दें यहाँ पे, तो लेफ्ट साइड जैसा है वैसा ही राइट साइड है। मतलब दोनों साइड एक दूसरे का मिरर इमेज है, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब है। तो इसी को लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। तो कहीं भी सिमेट्री लाइन दिखाना होगा, मतलब इसको हम एक्चुअल में ड्राइंग में अगर हम दिखाएंगे, तो इस लाइन को जो बीचों बीच से गया है ये लाइन इसी को हम इस तरह से दिखाएंगे। इसी को बोलते हैं क्या? सममित अक्ष या केंद्र रेखा, ठीक है। विड्थ होगा तो केंद्र रेखा होगा, और ऐसे ये लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगा। तो बिंदु रेखा यानी चेन थिन, अच्छा ये पतला थिन लाइन होता है, वही बोला गया कि इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा? केंद्र रेखा और सममित अक्ष, सेंटर लाइन एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक बार और मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी भी आप एग्ज़ाम में बैठे तो आप जहाँ भी कन्फ्यूज़न हो हिंदी क्वेश्चन में, आप इंग्लिश क्वेश्चन का सहारा लें, क्योंकि इंग्लिश में जो वर्ड होगा हूबहू लिखा रहेगा जो क्वेश्चन में एग्जैक्टली ड्राइंग वाले क्वेश्चन में आता है, ठीक है, या बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में, और उसी को समझने का प्रयास करें। हिंदी में बहुत सारा कन्फ्यूज़न ऑलरेडी पहले से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सटेंशन लाइन और ऑब्जेक्ट लाइन के बीच कितना अंतर छोड़ा जाना चाहिए, ठीक है। ये देखिए आप, जैसे आप ये समझे कि ये हम कोई बनाए हैं ड्राइंग, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट लाइन। इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट का लाइन एक तरह से बोलते हैं। तो हमें इसको अगर दिखाना होगा कहीं भी, इसको हमें क्या करना होगा? दिखाना होगा कहीं भी, देखिए, तो इसको थोड़ा सा, इसका डायमेंशन हम थोड़ा सा इसे बढ़ा कर दिखाते हैं। क्या करके दिखाते हैं? बढ़ा करके दिखाते हैं, ठीक है। यही एक्सटेंशन लाइन है। क्या है? एक्सटेंशन लाइन है। तो ये आप ध्यान से देखिए कि ये जो ऑब्जेक्ट लाइन है इसको छू नहीं रहा है, मतलब कुछ डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए? ये डिस्टेंस 1 से 2 मिलीमीटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 से 2 मिलीमीटर के आसपास होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ भी हम दिखा सकते हैं, देखिए इसी को एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं। हम इसके डायमेंशन को दिखा रहे हैं, और यहाँ पे हम चाहें तो कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन लाइन और ऑब्जेक्ट लाइन के बीच में कितना अंतर होगा? 1 से 2 मिलीमीटर। अगर नहीं समझ में आया है दोस्तों, तो आप रट लें कि हमेशा एक्सटेंशन लाइन और ऑब्जेक्ट लाइन जो होता है उसके बीच में कितना अंतर होता है? तो 1 से 2 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में डायमेंशनिंग करते समय अंक कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है। ये कहीं भी डायमेंशनिंग किया जाता है तो अंक को अंक लिखते समय रेखा को बीच से तोड़कर हमेशा नीचे से पढ़ने योग्य बनाया जाता है। ये ऑप्शन नंबर सी है। ये भी आप रट लें, इसमें बहुत कुछ डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें आपको ड्राइंग दिखाया जाएगा बहुत डिटेल में तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं, और इसमें भी बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। कहीं भी ये चीज़ आप रट लें कि यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में डायमेंशनिंग करते समय अंक कैसे लिखे जाते हैं, तो रेखा को बीच से तोड़कर हमेशा नीचे से पढ़ने, जैसे कि हम कहीं भी इस तरह से लिखते हैं ना, इस तरह से, तो इसका अगर डायमेंशनिंग करना है तो क्या करते हैं? इस तरह से 2 मीटर है ऐसे करके ये करते हैं, ये लिखते हैं ना, कुछ इसी तरह के यहाँ पे इसी तरह का बात यहाँ पे बोला जा रहा है। इसको यूनिडायरेक्शनल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। इसमें डायमेंशनिंग करते समय हम रेखा को बीच से तोड़कर हमेशा नीचे से पढ़ने योग्य हम इसमें बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग बोर्ड के किस भाग पर टी स्क्वायर का वर्किंग हेड स्लाइड करता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कुछ ये ड्राइंग बोर्ड इस तरह का होता है, ठीक है, और कहीं यहाँ पे हम फिट करते हैं या फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं? फिट करते हैं टी स्क्वायर को,
ठीक है। तो इस भाग को हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे फिट करते हैं इसको एबोनी एज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एबोनी एज बोला जाता है, ठीक है। तो छः का ऑप्शन हो जाएगा क्या? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग में तीनों अक्ष एक दूसरे से कितने डिग्री कोण पर झुके होते हैं, ठीक है। देखिए, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन अलग होता है, ठीक है। आइसोमेट्रिक ड्राइंग अलग होता है और आइसोमेट्रिक व्यू अलग होता है, ठीक। इसमें कभी भी हम कुछ इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह से हम वस्तु का ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है। जो कि नॉर्मल जो सतह होता है हॉरिजॉन्टल, उससे 30 डिग्री पे झुका हुआ होता है। और जो प्रोजेक्शन बनाते हैं, प्रोजेक्शन का जो अक्ष होता है XYZ, ये अपने आप में 120 डिग्री, तीनों एक दूसरे से 120 डिग्री पे झुका होता है। मतलब आप ये समझिए कि देखिए हम ऐसे दिखा सकते हैं इसको। ये हो गया क्या? आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का व्यू हो गया। ये 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री और ये भी क्या हो गया? 120 डिग्री का कोण हो गया तीनों लाइन के बीच में। ये एक्सिस हो गया है। क्या हो गया? बेसिकली एक्सिस हो गया है। क्या हो गया है? बेसिकली ये जो होता है ना, ये जो होता है ये एक्सिस हो जाता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का। 120 डिग्री पे बनता है। कितना डिग्री पे? 120 डिग्री पे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, अच्छा, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो बनता है वो आइसोमेट्रिक स्केल के हेल्प से बनता है, ठीक है। तो आइसोमेट्रिक स्केल के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइसोमेट्रिक स्केल जो होता है वो ओरिजिनल स्केल का कितना परसेंट होता है? तो ये लगभग 81% होता है। कितना परसेंट होता है? 81%। आइसोमेट्रिक स्केल ओरिजिनल स्केल का कितना परसेंट होता है? तो लगभग 81% होता है, ठीक है। इसको आप परसेंट को तोड़िएगा तो नीचे 100 आएगा। ये कितना हो जाएगा? 0.81 समथिंग हो जाएगा। इतना गुना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी देखिए, कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कि स्केल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यदि RF लेस देन 1 तो यह एक लघुकरण पैमाना है। अभी हम कुछ देर पहले हम बोल रहे थे कि रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर या फ्रैक्शन जो होता है वो ग्रेटर देन 1 हो गया तो ये स्केल इनलार्ज स्केल होगा, मतलब कि वर्धित स्केल होगा। RF लेस देन 1 हो गया तो ये क्या होगा? लघुकरण रिड्यूसिंग स्केल हो जाएगा। और RF बराबर 1 हो गया तो ये केवल प्लेन स्केल होगा, सादा पैमाना। आप इसमें अपने से आप देख लीजिए कि क्या कह रहा है कि यदि RF 1 है तो यह स्केल लघुकरण पैमाना होगा। बिल्कुल सही है, ठीक है। लेस देन 1 है RF, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर 1 से छोटा है तो ये पैमाना लघुकरण रिड्यूसिंग। मतलब कि यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग जब भी ड्राइंग बनाएंगे तो पेपर पे ड्राइंग क्या होगा? छोटा होगा। क्या होगा? छोटा होगा। उस चीटी से आप समझ लीजिए, छोटा छोटा चीटी और नीचे क्या? बड़ा चीटी, ठीक है। रेशियो 1 से छोटा आ जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि यदि RF ग्रेटर देन 1 है तो यह एक वर्धित पैमाना होगा। बिल्कुल, बड़ा चीटी ऊपर में बना दीजिए, आप नीचे में छोटा चीटी बना दीजिए, ठीक है। भागा देंगे तो एक बड़ा चीटी ही आएगा, एक से बड़ा होगा। और फिर आप देखिए यहाँ पर कि सादा पैमाना केवल 2 इकाइयों को पढ़ सकता है। यहाँ पे ये बोला है कि सादा, ये जो प्लेन स्केल जो देखते हैं ना हम लोग, ये जो स्केलिंग किया रहता है जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में रखते हैं, इसको प्लेन स्केल बोलते हैं। ये मैक्सिमम 2 ही इकाई को पढ़ता है, 1 सेंटीमीटर को पढ़ता है और 1 मिलीमीटर को पढ़ता है, ठीक है। कोई भी प्लेन स्केल जो होगा वो 2 ही इकाई पढ़ेगा, चाहे तो वो किलोमीटर पढ़े, चाहे डेसीमीटर पढ़े, ठीक है, या मीटर या डेसीमीटर पढ़े, या सेंटीमीटर या मिलीमीटर पढ़े। तो इसमें तीनों का तीनों ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए, इसमें प्रोजेक्शन की रेखाएं एक दूसरे के समांतर और प्लेन के लंबवत होती हैं। बिल्कुल, देखिए कुछ इस तरह का होता है कि जैसे ये कोई टी हम बनाए हैं, ठीक है। इसको प्रोजेक्ट करना है, इसको क्या करना है? प्रोजेक्ट करना है। तो प्रोजेक्टर पर अगर प्रोजेक्ट करेंगे तो ये बिल्कुल इस छोर से एक लाइन ऐसे जाएगा, इस छोर से एक लाइन ऐसे जाएगा, इस छोर से एक लाइन ऐसे जाएगा, इस छोर से, और इसका छाया बनेगा कहाँ पे? प्रोजेक्टर पे। तो इसमें प्रोजेक्शन की रेखा एक दूसरे के समांतर होती है। यहाँ बिल्कुल समांतर होती है। ये लग रहा है यहाँ पे समांतर नहीं है लेकिन समांतर है, ठीक है। और प्लेन के लंबवत होती हैं। क्या होती है? प्लेन के लंबवत। देखिए यहाँ पे भी कोई, यहाँ पे एक प्लेन बना हुआ है, कोई क्या बना हुआ है? प्लेन बना हुआ है। तो ये जो सब लाइन जा रहा है ये बिल्कुल लंबवत होता है। इस पर कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में रेखाएं जो होती हैं, ठीक है, वो समांतर एवं प्लेन के लंबवत होती हैं। उसके बाद तृतीय कोणीय प्रक्षेप में वस्तु पारदर्शी माना जाता है, ठीक है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन जो होता है, ठीक है, इसमें थर्ड एंगल प्रोजेक्शन इस क्वाड्रेंट में वस्तु को रखा जाता है और इधर से देखा जाता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि वस्तु जो होता है पारदर्शी होता है। हाँ, बिल्कुल पारदर्शी होता है, ठीक है। और इसमें जो होता है टॉप व्यू होता है वो हमेशा इसके फ्रंट व्यू के ऊपर बनता है। कहाँ पे बनता है? फ्रंट व्यू के ऊपर बनता है,
ठीक है। ये एक अलग से लंबा टॉपिक है, ये मैं कभी मौका मिलेगा तो मैं डिटेल में इसको बताऊँगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आप बस इतना समझें कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन जो है उसमें वस्तु को हम पारदर्शी मान कर के चलते हैं, ठीक है। ये दोनों का दोनों कथन सही है, दोनों का कथन क्या है, सही है। तो सही आंसर जो इसका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप देखें विकल्प 1 और 2 सी में दोनों सही होगा, ठीक है। आप फिर से मैं बता दूं कि कभी भी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है उसमें प्रोजेक्टेड लाइन जो होता है वो आपस में पैरेलल समांतर होता है और प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, सतह के परपेंडिकुलर होता है जहाँ पे हमको उसको प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। क्वेश्चन नंबर 10, डायगोनल स्केल 3 निरंतर इकाइयों को मापता है, ठीक है। देखिए डायगोनल स्केल जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ये इस तरह का होता है, इसमें इस तरह से लाइनिंग बना हुआ होता है। तो ये कोई भी डायगोनल स्केल हो वो 3 इकाई को मापता है, नॉर्मल स्केल 2 को और डायगोनल स्केल 3 को मापता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, ये क्या है, ये बिल्कुल सही लाइन लिखा हुआ है। उसके बाद आप देखें, उसके बाद है कि लीड पेंसिल की कठोरता का गुण है। हाँ बिल्कुल, ये अगर कोई पेंसिल है, ये क्या है, पेंसिल है, तो ये लीड जो होता है, लीड इसमें कॉलिंस भी लगा होता है, ये इसकी कठोरता को बताता है। क्या बताता है, कठोरता को बताता है, ठीक है। लीड वास्तव में ये यहाँ पे लीड लिखा है और लीड यहाँ होना पे चाहिए, लीड होना चाहिए, ठीक है। जितना ज़्यादा लीड इसमें मिलाया जाता है उतना ज़्यादा कठोर होता है, ठीक। नेक्स्ट, टाइटल ब्लॉक ड्राइंग के बाएं कोने में शीर्ष पर होता है। नहीं, देखिए ये अगर जैसे कोई ये ड्राइंग बोर्ड है, ये क्या है, ड्राइंग बोर्ड है, ठीक है। तो टाइटल ब्लॉक जो होता है ये दाएं किनारे में और नीचे की तरफ होता है, कितना होता है, नीचे की तरफ। टाइटल बोर्ड मतलब इस ड्राइंग का डिस्क्रिप्शन हम क्या बनाए हैं, ठीक है, गधा बनाए हैं, कुत्ता बनाए हैं, शेर बनाए हैं, टेबल बनाए हैं, घर बनाए हैं, आप जो भी डिज़ाइन कीजिएगा उसका आप टोटल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दीजिएगा। और इसका जो लंबाई होता है ये 165 इंटू 85 मिलीमीटर के आसपास होता है, ठीक है। 165 इंटू 85 मिलीमीटर के आसपास होता है और दाएं कोने में नीचे होता है। तो ये जो हो गया, ये ऑप्शन सी गलत हो गया। क्या हो गया, ये बोल रहा है कि ड्राइंग के बाएं कोने में शीर्ष पर होता है, नहीं, गलत है। उसके बाद एक आता है बो पेन, जो बहुत छोटे वृत्त खींचने के लिए यूज़ किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। बो पेन का यूज़ हम बहुत छोटा सा वृत्त खींचने के लिए ड्राइंग पे करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है कि डायमेंशन रेखाएं वस्तु की रूपरेखा से कम 8 मिलीमीटर दूर होनी चाहिए। मतलब ये कुछ इस तरह का बोल रहा है कि जैसे ये कोई हम बनाए फिगर और इसमें जो हमको डायमेंशन रेखा बनाना है, तो ये कम से कम ये कुछ इस तरह से बनाएंगे 7 सेंटीमीटर या जितना भी लंबा हो, और इसकी लंबाई जो है ये मेन लाइन से 8 मिलीमीटर दूर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 8 मिलीमीटर दूर होना चाहिए, ठीक है। ये बोल रहा है कि ये बिल्कुल सही है। उसके बाद एक ही माप को ड्राइंग में बार बार दोहराया जाना चाहिए, नहीं, ड्राइंग में कभी भी एक ही माप को बार बार दोहराया नहीं जाता। ये देख करके भी पता लग रहा है कि यही ऑप्शन गलत है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सेंटर लाइन का उपयोग डायमेंशन लाइन के रूप में नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही है। सेंटर लाइन का उपयोग कभी भी डायमेंशन लाइन के रूप में सिमेट्रिसिटी को दिखाने के लिए करते हैं, और कहाँ से, केंद्र रेखा के रूप में दिखाते हैं। अभी कुछ देर पहले फर्स्ट क्वेश्चन में आया था। उसके बाद जब भी ड्राइंग हम लोग करते हैं तो जो हम लोग डायमेंशन दिखाते हैं तो ये कुछ इस तरह से दिखाते हैं। देखिए ये कुछ इस तरह से दिखाते हैं, तीर बनाते हैं। तो तीर का जो लंबाई होता है, ठीक है, और चौड़ाई, ये जो चौड़ाई है ऊपर में और ये लंबाई, देखिए ये लंबाई हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो लंबाई 3 होना चाहिए और चौड़ाई क्या होना चाहिए, ये चौड़ाई 1 होना चाहिए, ठीक है। तो बोल रहा है तीर के निशान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:1 होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। केवल एक इसमें गलत है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेटरिंग के संबंध में सही कथन पहचानें, ठीक है। ए है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में मुख्य रूप से सिंगल स्ट्रोक गॉथिक अक्षरों का प्रयोग होता है। हाँ बिल्कुल, सिंगल स्ट्रोक गॉथिक लेटर का प्रयोग होता है इस तरह से। देखिए सी हम कैसे लिखे हैं, ए कैसे लिखे हैं, लेकिन इसी ए को हम कुछ इस तरह से लिख दें तो इसको बोलते हैं डबल स्ट्रोक। क्या बोलते हैं, डबल स्ट्रोक। सी को हम कुछ इस तरह से लिख दें तो इसको बोलते हैं डबल स्ट्रोक, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ क्लियर हो गया होगा आपको। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम मुख्य रूप से सिंगल स्ट्रोक गॉथिक अक्षरों का उपयोग करते हैं। हाँ बिल्कुल, सिंपल जो अक्षर हम लोग देखते हैं उसको गॉथिक अक्षर बोलते हैं, ठीक है। सिंगल स्ट्रोक में लिखा होता है, डबल लाइनिंग नहीं होता है इसमें। उसके बाद 2 शब्दों के बीच की दूरी अक्षरों की ऊंचाई के बराबर होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है, जैसे ये ए है, बी है, तो इनके बीच का दूरी जो इनका ऊंचाई है ना, लगभग उतना ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वर्टिकल और इटैलिक दोनों प्रकार की लेटरिंग स्टैंडर्ड माना जाता है, मानक माना जाता है। देखिए ये जो हम लिख रहे हैं ना,
ये जो हम लिख रहे हैं ABC, ठीक है। देखिए कैसे इसको वर्टिकल लेटरिंग बोला जाता है, क्या बोला जाता है, लेकिन यही हम देखिए कुछ इस तरह से हम लिखें BCD। देख रहे हैं कुछ टेढ़ा सा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, टेढ़ा सा। मैं थोड़ा सा ऐसे अगर हम बनाना चाहें हम, आप देखें, देखिए 2 लाइन के बीच में देखिए A लिखे हम, B लिखे हम, C लिख दिए हैं, उसके बाद देखिए D थोड़ा सा झुका करके लिखे हैं, तो इसको हम इटैलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इटैलिक लेटर बोलते हैं, और जो सीधा है उसको गॉथिक बोलते हैं, ठीक है। तो वर्टिकल और इटैलिक दोनों प्रकार की लेटरिंग मानक मानी जाती है। हाँ, इंजीनियरिंग ड्राइंग में दोनों प्रकार का अक्षर चलता है। तो इसमें सही क्या है, सब कुछ सही है। क्या है, सब कुछ सही है। हाँ, जो इटैलिक होता है, जो थोड़ा सा हम जिसको झुका करके लिखते हैं, तो बोला जाता है कि ये हॉरिजॉन्टल से, जैसे हम लिखे हैं L, ठीक है, या ऐसे कुछ लिखे, तो हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री के कोण पे झुका होता है, तो ये 70 से 75 डिग्री के आसपास आता है। 70 से 75, कहीं कहीं आपको 75 भी मिलेगा और कहीं कहीं आपको 70 भी मिलेगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। 75 और 70 दोनों होता है। चलिए, ये आप याद रखिएगा, VVI क्वेश्चन है, ठीक है। कभी भी दोनों ऑप्शन में नहीं देगा, अगर फिर भी दे दे तो आप 25 ही मारिएगा। क्या मारिएगा, 25 डिग्री मारिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि सेक्शनल व्यू के बारे में सही तथ्य चुनें, ठीक है। सेक्शनल व्यू मतलब किसी भी ड्राइंग जो होता है, जॉब होता है, उसका सेक्शन अलग अलग सेक्शन होता है, तो सभी का व्यू हम कैसे दिखाते हैं उसके बारे में बात कर रहा है। कि हैचिंग रेखाएं सामान्यतः, देखिए हैचिंग लाइन, कभी भी इस लाइन को, इस तरह के लाइन को बोलते हैं हैचिंग लाइन। क्या बोलते हैं, हैचिंग लाइन। ये कभी भी आप देखिएगा तो समतल के साथ में, नॉर्मल प्लेन के साथ में 45 डिग्री पर झुका हुआ होता है। बिल्कुल सही है, ये हैचिंग रेखाएं एक दूसरे से सामान्यतः 45 डिग्री के कोण पर खींची जाती है हॉरिजॉन्टल के साथ में। हैचिंग रेखाएं थिन बी टाइप होती हैं, ये भी बिल्कुल सही है कि हैचिंग रेखा जो होता है थिन पतला बी टाइप का होता है। रिब और वेब जैसे हिस्सों को कभी कभी सेक्शन नहीं किया जाता है, ये बहुत अंदर का पार्ट होता है ड्राइंग का, ठीक है। रिब और वेब, इसको कभी कभी ड्राइंग में हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसमें सभी का सही ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर डी होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। देखिएगा इसमें लॉन्ग ब्रेक लाइन, ठीक है, कभी भी ये जिग जैग के साथ में पतली रेखा, देखिए इस तरह का रेखा अगर पतला है, इसको लॉन्ग ब्रेक लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉन्ग ब्रेक लाइन, ठीक है। तो एक का ये 2 हो जाएगा। उसके बाद शॉर्ट ब्रेक लाइन, कभी भी हाथ से जो हम पतली रेखा खींचते हैं, टेढ़ा मेढ़ा टाइप का खिंचाता है हाथ से, तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट ब्रेक लाइन। कैसा बोलते हैं आप, शॉर्ट ब्रेक लाइन, ठीक है। उसके बाद कटिंग प्लेन, ये हमेशा सिरों पर मोटा होता है, ठीक है, और बीच में पतला टाइप का होता है। उसके बाद एक्सटेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन वस्तु के बाहर डायमेंशन को सीमित करने वाली लाइन है, ठीक है, ये एक्सटेंशन लाइन है। मतलब देखिए जैसे आप हम ये कोई ये कोई ड्राइंग है, ठीक है, तो देखिए यही क्या है, डायमेंशन लाइन है, एक्सटेंशन लाइन है। यही क्या है, एक्सटेंशन लाइन है। ये सीमित करता है किसको, डायमेंशन को सीमित करता है, ठीक है। यही मेन जो ये जो लाइन है ना, इससे 2 मिलीमीटर की दूरी पर होता है, जो पहले हम क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये आप रट लें, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसे डीप में समझने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आप रट कर कहीं चले वही सही है। देखिए स्क्वायर थ्रेड का यूज़ कहाँ होता है, हम लोग जो बेल्ट देखते हैं, पट्टी देखते हैं, ठीक है, कहीं पे आप मिल, आटा चक्की ये समय देखे होंगे, आप कभी भी गेहूँ पिसाने गए होंगे, तो जो बेल्ट रहता है पुल्ली पे लगा हुआ, वो ठीक है कैसा रहता है, ये स्क्वायर टाइप का रहता है। कैसा रहता है, स्क्वायर टाइप का रहता है। तो कहाँ पे यूज़ होता है, ये पावर ट्रांसमिशन में यूज़ होता है। कहाँ पे यूज़ होता है, पावर ट्रांसमिशन में, वहाँ पे बेसिकली पावर ही ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ठीक है। तो स्क्वायर थ्रेड पावर ट्रांसमिशन में यूज होता है। उसके बाद बटर्स थ्रेड, ये रेलगाड़ी के कपलिंग में काम आता है, ठीक है। उसके बाद ACME एकिम थ्रेड का यूज़ कहाँ पे होता है, तो ये लेथ मशीन में होता है। और कंकल थ्रेड का यूज़ होता है बल्ब होल्डर और बोतल में। आप इसको रट करके रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझने के चक्कर में इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आपको बहुत सारा क्वेश्चन इसमें ऐसा दिखेगा जिसका रटने के अलावा कोई उपाय नहीं, इसमें कोई थ्योरी काम वाम नहीं करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 कि
एक माइक्रोमीटर का पिच 0.5 मिलीमीटर है और वृत्तीय पैमाने पर 50 भाग है। यदि मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 2 मिलीमीटर है और वृत्तीय पैमाने का 25वां भाग संदर्भ रेखा से मिलता है तो कुल माप क्या होगी। देखिए यह स्क्रू गेज का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? स्क्रू गेज का क्वेश्चन। ये कुछ इस तरह का एक यंत्र रहता है, डिवाइस रहता है, आप इसको देखिएगा, ठीक है। तो लिस्ट काउंट करने के लिए मतलब कम से कम कितना मापा जा सकता है, इसे मापने के लिए हम चूड़ी का डायमीटर ये सब हो जाता है, उसका मापने के लिए हम यूज़ करते हैं इसका, ठीक है। तो इसमें अलग अलग क्या रहता है, इस तरह से कटिंग किया हुआ रहता है, ठीक है। भाग में बटा हुआ, अलग अलग भागों में ये बटा हुआ रहता है। तो आप जैसे देखिए कि जैसे कि कोई कलम का आप आगे का जो छोर होता है उसको अगर आप कसते हैं, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आगे चला जाता है, ठीक है। तो अगर आगे जाता है और एक वृत्त पूरा करता है, क्या करता है, एक वृत्त पूरा करता है, तो उसी को हम पिच बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पिच बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें बोला है कि एक माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है, उसका पिच जो है 0.5 मिलीमीटर है और वृत्तीय पैमाने पर भाग जो होता है यदि मुख्य 50 भाग होता है, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 2 मिलीमीटर है और वृत्तीय पैमाने का 25वां भाग संदर्भ रेखा से मिलता है तो कुल माप इसका क्या होगा। मतलब ये कितना लिस्ट काउंट ये कर सकता है, कितना लिस्ट काउंट ये कर सकता है। देखिए एक फार्मूला होता है कि एक पिच में चली गई दूरी जो होता है या लिस्ट काउंट जिसको बोलते हैं हम, कि लिस्ट काउंट मतलब कम से कम मापांक जो होता है किसी स्केल का क्या होता है, फार्मूला होता है। आप इसे रट करके देखें, समझने की कोशिश कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। लिस्ट काउंट का जो फार्मूला होता है वो पिच बटा कुल भाग होता है, मुख्य स्केल पर कुल भाग होता है। पिच कितना दिया हुआ है 0.5 और कुल भाग कितना है 50। इसको आप तोड़िएगा तो ये 0 पॉइंट क्या आएगा 0 और ये एक तो नीचे आएगा 500 0.01 आएगा। कितना आएगा 0.01 आएगा, ठीक है। 500 और ये 5 है 0.0 फिर 001, हाँ ये 0.01 आएगा, ठीक है। ये 0.01 आ गया, ये लिस्ट काउंट हो गया। कितना हो गया? लिस्ट काउंट हो गया है, ठीक है। अब इसमें देखिए कि क्या कह रहा है कि वृत्तीय पैमाने का 25वां भाग संदर्भ रेखा से मिलता है, ठीक है। मतलब ये जो वृत्तीय पैमाने पर 25वां भाग है जो संदर्भ रेखा पर मिलता है, ठीक है, उसको हम गुना कर देंगे 0.01 से, जो मेरा लिस्ट काउंट आया है, ठीक है। तो 0.01 गुने 25 ये कितना आ जाएगा 0.25, ठीक है। टोटल लिस्ट काउंट जो आएगा, टोटल लिस्ट काउंट जो आएगा, इसमें हम जोड़ देंगे किसको, 2 मिलीमीटर को, ठीक है। कितना जोड़ देंगे हम 2, तो ये क्या आ जाएगा 2.25 मिलीमीटर। मतलब ये जो स्क्रू गेज है ये 2.25 मिलीमीटर तक के ये लिस्ट काउंट मतलब कम से कम दूरी माप सकता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2.25 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिएगा कि पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान सतह के मान का 1/4 अर्थात g/4 रह जाएगा, ठीक है। मतलब ये पृथ्वी है, अर्थ है, इससे हम कितना ऊंचाई पर जाएं कि जी का मान जो सतह पे जी है इसका कितना रह जाए g/4, कितना रह जाए g/4। इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, कभी भी ऊंचाई पे हम जाते हैं तो ऊंचाई के साथ क्या आता है परिवर्तन जी में, तो जी डैश बराबर जो होता है ये ऊंचाई के साथ जी में परिवर्तन, जी डैश बराबर जी इंटू RE प्लस एच का होल स्क्वायर, जहाँ आर क्या है पृथ्वी की त्रिज्या, क्या है पृथ्वी की त्रिज्या, और ये जी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है और ये जी डैश उस ऊंचाई पे है जहाँ पे बोला गया है। अगर आप इसमें रखते हैं इस वैल्यू को तो देखिए क्या होता है, हम रख करके देखते हैं। देखिए जी डैश बराबर क्या है, जी डैश बराबर बोल रहा है कितना g/4, जी डैश बराबर क्या है g इंटू R प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर g/4, ठीक है। अच्छा ये जी से और जी ख़त्म हो जाएगा, स्क्वायर जो हटेगा इधर तो क्या आ जाएगा दोस्तों, आप देख लीजिए कि R प्लस एच बराबर क्या आ जाएगा इधर, ये 1/4 था ना तो 1/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब देखिए कि यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो ये 2 इधर गुना होगा तो 2R बराबर क्या हो जाएगा इधर R प्लस एच आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो एच इधर ही रहेगा और आर इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, 2R में 1 8 जाएगा तो ये एच बराबर क्या आ जाएगा
आर। मतलब जितना पृथ्वी का त्रिज्या है उतना ही हम ऊपर जाएंगे पृथ्वी के सतह से, तो जी का मान G/4 रह जाएगा। तो सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, द्रव्यमान और भार के संबंध में कौन सा कथन अशुद्ध है। देखिए, द्रव्यमान एक अदिश राशि है जबकि भार सदिश राशि है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बी में किसी वस्तु का द्रव्यमान ब्रह्मांड में हर जगह स्थिर रहता है, हाँ बिल्कुल सही रहता है, द्रव्यमान हर जगह स्थिर रहता है क्योंकि ये संख्यात्मक मान है। उसके बाद सी, भार का मान भूमध्य रेखा पर ध्रुवों की तुलना में अधिक होता है। नहीं, भार जो होता है डब्लू बराबर mg जो होता है ये पृथ्वी के ध्रुव पर सबसे ज़्यादा होता है। ध्रुव पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि ध्रुव पर जी का मान बहुत ज़्यादा होता है गुरुत्वीय त्वरण। और ये भार जो होता है mg होता है, मतलब वस्तु का द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, और जी ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि डब्ल्यू भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो भूमध्य रेखा पर जो भार होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू ध्रुव पोल। तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसको देना चाहिए था कि भूमध्य रेखा पर भार कमता है तो सही हो जाता। तो मेरा सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद देखिए, भार को स्प्रिंग बैलेंस से ही मापते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि माइक्रोम का उपयोग हीटिंग एलिमेंट के रूप में करने के संबंध में गलत कथन चुने। इसकी प्रतिरोधकता उच्च होती है, बिल्कुल उच्च होती है, इसीलिए हम हीटिंग एलिमेंट के रूप में इसका यूज़ करते हैं। गलनांक उच्च होता है, ठीक है, बिल्कुल गलनांक उच्च नहीं रहेगा तो इसको हम हीट करेंगे तो ये गल जाएगा, डिटेरियोरेट हो जाएगा। सी में है, यह उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है, बिल्कुल सही है ये भी। डी, इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है जिससे अधिक धारा बहती है, धारा बहुत कम बहती है, इससे अधिक अगर बहती तो इतना गर्म नहीं होता। ठीक है, कम बहने के कारण से बहुत ज़्यादा प्रतिरोध होता है, हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होता है, तो यही आंसर गलत है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है कि प्लवन के नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से सही कथन चुने। तैरती हुई वस्तु का भार उसके द्वारा विस्थापित द्रव के भार से अधिक होता है, बिल्कुल, जब तक वस्तु जितना वस्तु का जो भार होता है, ठीक है, वो जितना द्रव विस्थापित किया उससे उससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, तब तक ये तैरेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद वस्तु का केंद्र और उत्प्लावन केंद्र एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा पर होना चाहिए। ये बोल रहा है सिंपली कोई वस्तु है, ठीक है, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ना उसी को केंद्र बोला जाता है, और उत्प्लावन केंद्र जो होता है ये एक ही रेखा पे होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप देखें ऑप्शन नंबर सी में एक मेटा सेंटर होता है, क्या होता है, मेटा सेंटर होता है। ठीक है, यदि मेटा सेंटर गुरुत्व केंद्र के नीचे रहता है, अगर गुरुत्व केंद्र यहाँ है, यहाँ है और मेटा सेंटर नीचे है, ठीक है, तो वस्तु तो तैरती वस्तु अस्थायी संतुलन में होगी। मतलब एक मेटा सेंटर होता है, एक गुरुत्व केंद्र होता है। ठीक है, मेटा सेंटर कभी भी अगर नीचे आ जाएगा गुरुत्व केंद्र के तो वस्तु डूब जाएगी, हिले डुलेगी, ठीक है, इधर उधर होगी, अस्थायी हो जाएगी वस्तु, क्या हो जाएगी, अस्थायी। यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन में गलत दिया है, स्थायी संतुलन कर दिया है, अस्थायी संतुलन होगा। ठीक है, वस्तु का डूबने का डर रहेगा, और यही अगर मेटा सेंटर ऊपर रहता है तो वस्तु तैरता है और बैलेंस अवस्था में होता है। तो इसमें बोला है कि कौन सा सही कथन है, इसको चुने, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही था। ठीक है, विशिष्ट गुरुत्व 1 से अधिक होने पर वस्तु पानी पर तैरेगी, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बल, क्वेश्चन नंबर 21, एक बल F बराबर 3I+4J एक कण को विस्थापित करता है, विस्थापन जो है S2I+2J मीटर प्रदान करता है, किया गया कार्य क्या होगा। देखिए, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको लिखा गया है। ठीक है, किस में लिखा गया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखा गया है। बल को मतलब घटक में तोड़ दिया गया है, कंपोनेंट में तोड़ दिया गया है, XY कंपोनेंट में तोड़ दिया गया है। बल जो है, बल बराबर जो है ये 3I+4J है, और विस्थापन जो है ये 2I+2J है। ठीक है, तो कभी भी जो वर्क होता है दोस्तों, इसका फार्मूला होता है F.ds, क्या होता है, F.ds। ठीक है, एक तो होता है कार्य बराबर W बराबर विस्थापन गुणे बल, ठीक है, बल गुणे विस्थापन, लेकिन एक्चुअली देखें तो यहाँ ये क्रॉस नहीं होता है, ये डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, और ये F/S होता है, और कभी भी आप इस फॉर्म में दिया रहे क्वेश्चन और अगर आप वर्क निकाल रहे हैं तो हमेशा 3I+4J और डॉट करेंगे 2I+2J, डॉट प्रोडक्ट देखेंगे हम। देखिए 3I को 2I से करेंगे तो 5I हो जाएगा, क्या हो जाएगा, I और I गुना होकर के 1 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस है तो प्लस देंगे हम, 4J को 2J से हम गुना करेंगे हम तो कितना आएगा, 8J। ठीक है, कितना आ जाएगा ये, 8J। अच्छा, 3I को 2I से गुना करेंगे तो 6 आएगा, 6 आएगा,
और जे और जे गुना होगा तो 1 आ जाएगा, जे डॉट जे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 6 और 8 कितना आ जाएगा 14, ये कितना जूल हो जाएगा 14 जूल का कार्य होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वरण समय ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल क्या दर्शाता है। ये देखिए ये अगर वेलोसिटी है, क्या है वेलोसिटी है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, तो हमेशा वेलोसिटी और टाइम का जो ये ढाल होता है थीटा, ये एक्सीलरेशन देता है, क्या देता है एक्सीलरेशन त्वरण। उल्टा अगर कर दें हम, क्या कर दें हम उल्टा कर दें, अगर ये एक्सीलरेशन है और ये टाइम है, तो एक्सेलरेशन और टाइम का जो एरिया होता है, ठीक है, क्या होता है एरिया जो होता है, देखिए यही एरिया है, यही क्या है एरिया है। तो त्वरण और समय का जो एरिया होता है ये वेलोसिटी देता है, अर्थात वेग में परिवर्तन देता है, क्या देता है वेग में परिवर्तन। कोई कहेगा कि सर आप ये एरिया क्यों देख रहे हैं, या भैया ये एरिया क्यों देख रहे हैं, आप ये क्यों नहीं देखे। तो हमेशा समय जिसके साथ रहेगा ना उसी को हम लेंगे। समय है एक्स अक्ष के साथ में, तो नीचे ये एरिया हम लेंगे इस ग्राफ के बीच का। ये देखिए ये हो गया एक्सीलरेशन का ग्राफ त्वरण का, और ये टाइम एक्सिस यहाँ है, तो ये एरिया हम लेंगे, ऊपर वाला वाई वाला नहीं लेंगे। ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया। तो कभी भी एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा हमको, ये दे देगा हमको वेग में परिवर्तन, क्या देगा वेग में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तांबे के तार का प्रतिरोध R है, यदि इसका तापमान बढ़ाया जाता है तो इसके विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए प्रतिरोध बराबर होता है रॉ एल बाई ए, क्या होता है रॉ एल बाई ए, इसी को बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ये हमेशा फिजिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे, टेम्परेचर, इस सब पे, ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है। अगर इन सबको आप बाहरी कंडीशन सेम रखे हुए हैं तो ये चेंज नहीं करेगा। जैसे ही आप टेम्परेचर चेंज कीजिएगा ये चेंज कर जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसके टेम्परेचर के बढ़ने से ये रॉ बढ़ेगा विशिष्ट प्रतिरोध, और घटने से घटेगा। तो यहाँ पे और सही आंसर क्या हो जाएगा, तांबे के तार का प्रतिरोध R है, इसका तापमान बढ़ाया जाता है तो इसका प्रतिरोध जो है विशिष्ट प्रतिरोध ये बढ़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है देखिए एक डिफरेंशियल पुल्ली ब्लॉक में बड़ी पुल्ली का व्यास 25 सेंटीमीटर और छोटी पुल्ली का व्यास 20 सेंटीमीटर है, तो इसका वेग अनुपात क्या होगा। कभी भी डिफरेंशियल पुल्ली दिया रहे, ठीक है, और वेग अनुपात की बात करें, वेलोसिटी रेशियो की बात करें, तो ये 2dy होता है, d माइनस डी, क्या होता है 2d माइनस डी होता है। ठीक है, जहाँ ये बड़ा डी जो होता है बड़ा व्यास होता है और छोटा डी छोटा व्यास होता है। इसको आप लिखिएगा तो ये क्या आएगा, देखिएगा 2 गुने 25 माइनस 20 5 आएगा, 5 से 5 बार में ये क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी रेशियो कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, डिफरेंशियल पुल्ली के केस में वेलोसिटी रेशियो 2 गुने बड़े वृत्त का व्यास बटा बड़ा वृत्त का व्यास माइनस छोटा वृत्त का व्यास। ठीक है, और ऐसे वेलोसिटी रेशियो का जो फार्मूला होता है वेलोसिटी रेशियो, ठीक है, इसका क्या फार्मूला होता है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 25, एक द्विधात्विक पट्टी में लोहा और पीतल लगा हुआ है, गर्म करने पर यह पीतल की ओर मुड़ती है या लोहे की ओर। ये द्विधात्विक, ठीक है, बायोमेटालिक स्ट्रिप होता है, इसमें क्या लगा हुआ था लोहा और पीतल लगा हुआ होता है। पीतल का जो प्रसार गुणांक होता है टेम्परेचर लेकर के फैलने का जो गुण होता है वो लोहे से बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये कभी भी टेम्परेचर देंगे तो ये फैल करके लोहे की तरफ उठेगा, किधर उठेगा लोहे की तरफ टेढ़ा होगा, तो यह लोहे की तरफ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि अग्निशामक यंत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर पर किस रंग का लेबल होना चाहिए। जो ये कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर होता है अग्निशामक यंत्र में, इस पर जो लेबल होता है वो काला रंग का होता है। कैसा होता है काला रंग का होता है। ठीक है, यही अगर इस सिलेंडर में पानी रहे, क्या रहे पानी रहे, तब इसका जो कलर होगा वो लाल होगा, क्या होगा लाल होगा। और यही अगर इसमें ड्राई पाउडर रहे, क्या रहे ड्राई पाउडर, जो हम क्लास डी के आग को बुझाने के लिए यूज़ करते हैं तो ड्राई पाउडर का यूज़ करते हैं, तो ड्राई पाउडर रहे तो उसके लिए जो कलर चाहिए वो नीला कलर चाहिए। ठीक है, आप ये तीनों लिख लें, काफ़ी काम आएगा, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, देखिए ऊष्मा संचरण की विधियों के बारे में कौन सा कथन अशुद्ध है। चालन केवल ठोसों में संभव है, बिल्कुल। कंडक्शन केवल ठोस में होता है। संवहन यानी कन्वेक्शन में माध्यम के कण स्वयं गति करते हैं, बिल्कुल। पानी हम गर्म करते हैं तो नीचे वाला जो कण है उठ करके ऊपर आता है, ऊपर वाला नीचे जाता है, तो माध्यम के कण गति करते हैं। और विकिरण की गति प्रकाश की गति के बराबर होती है, बिल्कुल। रेडिएशन जो होता है ना
धूप से देखिएगा कि बहुत सारा चीज़ गर्म हो जाएगा, तो ये रेडिएशन से गर्म हो रहा है, तो एक्चुअल में प्रकाश से ही वो गर्म हो रहा है, तो प्रकाश की गति के बराबर होगा विकिरण की गति। और ये देखिए लिखा हुआ है कि संवहन के लिए निर्वात एक उत्तम माध्यम है। नहीं, संवहन निर्वात में कभी भी नहीं होगा, ये कॉन्वेक्शन निर्वात में होगा ही नहीं। तो ये यही ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? ऑप्शन नंबर डी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बाइनरी नंबर 1101 और ये बेस 2, इसको बोलते हैं बेस 2 को दशमलव मान क्या होगा? मतलब ये डेसिमल नंबर सिस्टम है जो हम लोग 0 से लेकर के 9 तक पढ़ते हैं, जो 10 नंबर है, इसमें 10 संख्या, इसको डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि डेसिमल का मतलब ही होता है 10। तो ये क्या लिखा हुआ है डेसिमल नंबर सिस्टम में? तो इसको तोड़ने का जो फॉर्मूला होता है, देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, ये 1101। देखिए इसके लिए क्या आएगा, इसको हम लिखेंगे ऐसे 1 गुने 2 और इसके बाद कितना संख्या है, 1 2 3, 3 है तो ऐसे लिख देंगे 2 की पावर 3 प्लस फिर देंगे, फिर इस 1 को लिखेंगे ये वाला, देखिए 1 गुने 2 पर पावर, इसके बाद कितना अंक है, 0 और 1, 2 है तो 2 लिख दिए, फिर प्लस 0 गुने 2 पर पावर 1 क्योंकि एक ही अंक है, और प्लस 1 गुने 2 पर पावर 0 क्योंकि अब कोई अंक नहीं बच रहा है। देखिए तोड़िएगा तो क्या आएगा, ये आएगा 8, ये आएगा देखिए 2 दूनी 4 और ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 और ये जो है ये 1 हो जाएगा, तो कितना आ गया, 8 4 12 और 1 13, यानी कि ये सही आंसर हो जाएगा 13, ये 13 लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूट्रोफिकेशन सुपोषण का मुख्य कारण जल निकाय में किन पोषक तत्वों की अधिकता से है? ठीक है, सुपोषण मतलब ऑक्सीजन की कमी को बोला जाता है सुपोषण। ठीक है, हमेशा कभी भी तालाब इस समय नाइट्रोजन और फास्फोरस का बढ़ जाना ही क्या होता है, सुपोषण होता है, तो सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्युत परिपथ में 2 ओम 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए, इनका समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो पैरेलल में आर इक्विवेलेंट जो होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। देखिए हम इसको करेंगे तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 है, और जब इसको आप तोड़िएगा पूरी तरह से सोल्व कीजिएगा तो यह आ जाएगा 1/R इज इक्वल टू 1/6 आ जाएगा, और ऊपर कीजिएगा R को तो 6 भी क्या आ जाएगा ऊपर, तो 6 आंसर हो जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक माइक्रोमीटर को ही क्या बोला जाता है, एक माइक्रोन ये 10⁻⁻6 मीटर होता है। ठीक है, 1 नैनोमीटर कितना होता है, 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप याद रखें, सही आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 10⁻6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खोखले गोले का बाहरी व्यास 10 सेंटीमीटर और आंतरिक व्यास 8 सेंटीमीटर, यदि सामग्री का घनत्व 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो गोले का द्रव्यमान क्या होगा? देखिए द्रव्यमान बराबर मास बराबर होता है वॉल्यूम बाई डेंसिटी, आयतन बटा घनत्व। तो हम पहले इसका आयतन निकालेंगे खोखले गोले का। खोखले गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, आर बड़ा आर हो जाएगा क्यूब माइनस छोटा आर क्यूब। ठीक है, बड़ा आर की जगह क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर व्यास है। ठीक है, बड़ा तो 5 हो जाएगा क्योंकि व्यास को 2 से भाग देते हैं तो त्रिज्या आता है 5 के क्यूब माइनस, और इधर क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर है तो 4 का क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 का क्यूब। आप इसे सोल्व कीजिएगा। ठीक है, वो सोल्व करने के बाद जो भी आएगा इसका वॉल्यूम आप उसे फिर गुना कीजिएगा, किससे, उससे आप गुना कीजिएगा इससे, घनत्व से। तो घनत्व से गुना करने के बाद लगभग ये कुछ आता है 1200 कुछ के आसपास, तो सही आंसर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बल संरक्षी बल है? ठीक है, सबसे पहले देखिए दोस्तों कि संरक्षी बल किसे कहते हैं। संरक्षी बल या फिर बल क्षेत्र, इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड बोलते हैं। देखिए आप कभी भी कहीं भी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र हो गया, गुरुत्वाकर्षण हो गया। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण में आप देखिए कि हमें, आप देखिए यहाँ पे कोई ये सतह है। ठीक है, और कोई बॉल है, आप देखिए यहाँ पे हमको बॉल को ले जाना है, एक बॉल यहाँ है, एक बॉल यहाँ है, एक बॉल यहाँ है। ठीक है, आप इसको उठा करके ले गए यहाँ, ठीक है, कहाँ ले गए, इस ऊंचाई पर, कितना कार्य करना पड़ा, ये मान लीजिए h है और इसका द्रव्यमान जो बॉल का है m है, हर स्थिति में क्या है, m है, तो काम कितना हुआ,
mgh। इसमें कितना ऊर्जा संचित हुआ mgh। आप यहाँ से भी उठा कर ले जाइएगा तो कितना ऊर्जा संचित होगा तो भी mgh, क्योंकि ये h ऊंचाई ही गया है। कितना गया है h ऊंचाई। यहाँ से भी आप इसको ले जा कर के रखते हैं तो भी आप इतना ही ऊंचाई, विस्थापन इसका जो है वो यही है, इतना ही है। a और b है, क्या है a और b है जो h के बराबर है। किसी भी स्थिति में काम mgh हो रहा है। मतलब एक तरह से आप कहिए कि इसको पहला रास्ता ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा, आप किसी भी रास्ते से इसको ए पर ले जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसको सी दे दीजिए, इसको डी दे दीजिए, इसको एफ। चाहे आप सी से होकर ए पे जा रहे हैं, चाहे आप डी से होकर के ए पे जा रहे हैं, चाहे आप एफ से होकर के ए पे जा रहे हैं, सभी जगह से काम सेम हुआ है, वो mgh के बराबर हुआ है। तो किसी भी वैसा फील्ड जहाँ पे काम जो है वो रास्ता पर डिपेंड नहीं करता है, वैसे फील्ड को हम संरक्षी बल क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संरक्षी बल क्षेत्र बोलते हैं। आप इसको लिख लीजिए कॉपी में, या कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड बोलते हैं। तो चाहे वैद्युत क्षेत्र हो, चाहे इलेक्ट्रिक क्षेत्र और फील्ड हो, स्थिर वैद्युत बल क्षेत्र या चुंबकीय बल क्षेत्र हो, इन सभी में आप कहीं से भी कैसे भी काम कीजिए, ठीक है। सेम पॉइंट पे अगर जाना है, किसी भी रास्ते से जाइए, आपका समान काम होगा। लेकिन घर्षण बल की बात करें, हम घर्षण फील्ड की बात करें तो ये नॉन कंजर्वेटिव है। अगर घर्षण की अगर बात आप कीजिएगा तो आप देख लीजिए क्या होगा यहाँ पे। जैसे ही घर्षण की बारी आएगी ना, अगर रास्ते में घर्षण है तो आप इस पत्थर को यहाँ से यहाँ उठा करके ले जाइए और सेम पत्थर को यहाँ से उठा करके ले जाइए यहाँ, और ग्रेविटी नहीं है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल फील्ड नहीं है, घर्षण वाला बल फील्ड है, तो दोनों रास्ते में काम अलग अलग हो जाएगा। क्या आ जाएगा? अलग अलग। यहाँ पे काम कुछ और हो जाएगा, W1 है तो ये W2 हो जाएगा, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि कौन संरक्षी बल इसमें नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण तो हो जाएगा, स्थिर विद्युत बल हो जाएगा, चुंबकीय बल हो जाएगा, घर्षण बल नहीं होगा, ठीक है। घर्षण बल के फील्ड में आप कहीं भी काम कीजिएगा तो ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए, एक वस्तु एक समान कोणीय वेग से वृत्ताकार पथ पर घूम रही है, इसके रैखिक त्वरण की दिशा क्या होगी? देखिए, ये कोई वस्तु है, घूम रहा है समान कोणीय वेग से वृत्ताकार पथ पर, ठीक है। तो कभी भी समान कोणीय वेग बोला जा रहा है, इसका मतलब जो है ना कि कोणीय वेग अचर है। कोणीय वेग क्या है? अचर है। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मतलब कि ये इस दिशा में कोई त्वरण काम नहीं कर रहा है, इस दिशा में कोई त्वरण, हाँ, दिशा वस्तु का बदल रहा है तो उसके लिए जिम्मेवार ये त्वरण है। कौन सा? ये रेडियल एक्सीलरेशन बोलते हैं, ठीक है। कौन सा? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी आप उसको बोल सकते हैं, ठीक है। अभी केंद्रीय त्वरण बोल सकते हैं। तो एक ही त्वरण होता है इसमें जो स्पर्श रेखा की तरफ नहीं होता है, केंद्र की तरफ होता है। किधर होता है? केंद्र की तरफ। और यही रेखा इसको वृत्त पर चलने के लिए क्या करता है? मजबूर करता है, रास्ता बदलता है, दिशा बदलता है, ठीक है। हमें लग रहा है कि कोई और यहाँ पे होगा त्वरण, ठीक है, जो इसको रास्ता बदल रहा है। नहीं, रास्ता यही बदल रहा है, इसको AC बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ये किधर लगता है? हमेशा हमेशा केंद्र की ओर। किधर लगेगा? हमेशा केंद्र की ओर। ऑप्शन नंबर B सही होगा। यही अगर असमान कोणीय वेग होता, क्या होता? असमान कोणीय वेग, तो यहाँ पे दो एक्सीलरेशन लगता है। एक एक्सीलरेशन ये केंद्र की तरफ में, किधर लगता? केंद्र की तरफ में AC, और एक इधर भी लगता स्पर्श रेखा की तरफ में, A टेंजेंशियल इसको बोलते हैं। और इन दोनों का नेट जो आता वो एक अलग एक्सीलरेशन हो जाता, A टोटल जिसको बोलते हैं। खैर चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेल्सियस रैंकिन RA स्केल, जिसको रोमर स्केल बोलते हैं, ठीक है, और सेल्सियस स्केल के बीच में क्या रिलेशन है? ये सीधा आप रट लीजिए, यही रिलेशन है। RA बराबर 1.8 C प्लस 4.91.67, ठीक है। और उसके बाद ये फ़ारेनहाइट और इसमें फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड स्केल में क्या रिलेशन होता है? तो ये आप जानते ही हैं, C/5 = F-32/9 होता है। ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में रिलेशन है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, देखिएगा। एक आदर्श मशीन के लिए यांत्रिक लाभ और वेग अनुपात के बीच क्या संबंध होता है? देखिए, हमेशा एफिशिएंसी जो होता है इसको दिखाते हैं, किसी भी मशीन का एफिशिएंसी, ये मैकेनिकल एडवांटेज जिसको बोलते हैं यांत्रिक लाभ बटा वेलोसिटी रेशियो होता है, VR, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज बटा वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। तो अगर मशीन जो होता है आदर्श मशीन है तो हमेशा दोनों का रेशियो, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो एफिशिएंसी 1 आ जाएगा। एफिशिएंसी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, मतलब ना कि मैकेनिकल एडवांटेज बराबर वेलोसिटी रेशियो हो जाता है। क्या हो जाता है? मैकेनिकल एडवांटेज बराबर वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। तो ये आप याद रखें। ओम के नियम के सीमाओं के संदर्भ में
संदर्भ में सही कथन चुनें। यह अर्धचाल को अच्छा सीमा बोल रहा है, आप देख लीजिए, ठीक है, कि इसका गलती क्या-क्या है, इसमें क्या सही है आप चुनें। यह अर्धचालकों को पर पूर्णतः लागू होता है, गलत है, ये सीमा ही है इसका, ठीक है। यह केवल तभी लागू होता है जब भौतिक स्थितियाँ स्थिर हो, ठीक है। ये देखिए सही है, ये सीमा नहीं है। जब भी आप फिजिकल कंडीशन सेम रखेंगे तभी ओम का नियम जो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होता है, आप जितना किसी भी चालक के सिरों के बीच में विभवांतर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा करंट उसमें फॉलो होगा। ये कब तक होगा? जब तक कि ताप दाब ये सब सेम हो, ठीक है, फिजिकल कंडीशन फिक्स बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति को बिजली का जोरदार झटका लगा हुआ तो प्राथमिक उपचार के रूप में सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए, कभी भी बिजली का झटका अगर लगा हुआ है, ठीक है, तो हम जनरली जो होता है जो पीड़ित व्यक्ति होता है, पेशेंट होता है, उसको हम अ, कुचालक वस्तु से अलग करते हैं, ठीक है। जितना भी बिजली का स्विच है सबको बंद कर दीजिए और कुचालक वस्तु से अलग कर दीजिए। कुचालक वस्तु से अलग इसलिए किया जाता है कि वहाँ से हम अलग करके अगर हम फर्श पे लिटाते हैं, ज़मीन पे लिटाते हैं, तो उसके बॉडी में जितना भी अधिकतर ढेर सारा आवेश आया हुआ है, क्या 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 आया हुआ है? ढेर सारा आवेश आया हुआ है। वो आवेश कहाँ चला जाएगा? अर्थ में चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। तो थोड़ा-सा झटका का असर ये सब उसको कम लगेगा, आवेश क्षति ये सब उसकी बॉडी में कम रहेगा, ठीक है। तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, बिजली के स्रोत को बंद कर देना चाहिए तथा पीड़ित को कुचालक से अलग कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ आते हैं, 39 की तरफ आते हैं। देखिए, 2 प्रतिरोध 2 ओम 4 ओम के 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हों, उनके तुल्य प्रतिरोध के संबंध में गलत कथन चुनें, ठीक है। तो कभी भी प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ होता है, 2 ओम 4 ओम है, तो टोटल जो प्रतिरोध होगा वो दोनों का जोड़ हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 6 ओम हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है ऑप्शन में कि कुल प्रतिरोध 6 ओम होगा, बिल्कुल होगा। दोनों में से प्रवाहित धारा का अनुपात देखिए, कभी भी श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ा हुआ होगा, एक बैटरी हम लगा दिए, ये R1 है, ये R2 है, तो इससे धारा तो सेम ही ना जाएगा दोनों से, क्या अलग जा रहा है? ये अलग कब होता है? पैरेलल में अलग होता है, समांतर में अलग होता है। बैटरी से आप जोड़ दीजिएगा तो तीनों प्रतिरोध में अलग-अलग करंट जाएगा, I1, I2, I3। श्रेणी क्रम में सेम करंट जाता है, तो दोनों में प्रवाहित धारा का अनुपात 1 होगा, बिल्कुल सही। 4 ओम वाले प्रतिरोध पर वोल्टेज ड्रॉप 2 ओम वाले प्रतिरोध से दोगुना होगा, ठीक है। ये भी होगा, सही है। श्रेणी क्रम में देखिए जो प्रतिरोध ज़्यादा होगा उसमें वोल्टेज ड्रॉप जो होगा उतना ही ज़्यादा होगा, वो उतना ज़्यादा वोल्टेज खाएगा। 4 ओम ज़्यादा है तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा। कुल प्रतिरोध 2 ओम से कम होगा, नहीं 6 ओम आ रहा है, ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, यही क्या होगा? गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, ओजोन परत के संरक्षण के लिए हस्तांतरित अंतर्राष्ट्रीय संधि का नाम क्या है? मतलब ओजोन परत को बचाने के लिए, संरक्षण से इसको बचाने के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ये बैठक हुआ था? तो इसको बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये 1987 में हुआ था। कब हुआ था? 1987। ऐसे ही पूछा जाता है, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, धुएं और गर्म हवा से श्वसन तंत्र के जलने वाले लक्षणों का आप चुनाव करें, तो क्या लिखा हुआ है कि लक्षण आवाज़ में भारीपन या बैठ जाना, बिल्कुल सही है। ये लक्षण मुंह और इसमें गलत चुनने के लिए बोल रहा है। लक्षण मुंह और नाक के आसपास कालिक, बिल्कुल जहाँ भी धुआं वाला हवा है वहाँ पे मुंह के आसपास और नाक के आसपास कालिक का जमा होना तय है। अगला है सांस लेने पर सीटी जैसी आवाज़, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि गला सूज जाता है। नेक्स्ट है, त्वचा का रंग तुरंत नीला पड़ जाता है, और नीला पड़ता है बाबू बुखार में, ठीक है। और शरीर का तापमान 104 फ़ारेनहाइट, ये बुखार का लक्षण होता है, तो ये गलत है। ये मतलब पोल्यूशन के कारण नहीं होता है, ये टाइफाइड ये सब के कारण से होता है। कोई बुखार लग गया तो ये सही ऑप्शन डी हो जाएगा, जो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लिफ्ट 2 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर से ऊपर की ओर जा रही है। लिफ्ट में खड़े 60 केजी के व्यक्ति का आभासी भार क्या होगा? देखिए, कभी भी ये कोई लिफ्ट है, ये क्या है? लिफ्ट है, और इसमें कोई आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, लिफ्ट पर इसका नीचे की ओर एक वेट लगेगा W, ठीक है, क्या लगेगा? W, और W बराबर जो होगा ये mg होगा, क्या होगा? mg, ठीक है। मास कितना है इसका? 60 केजी, और गुणे त्वरण 10, मतलब 600 न्यूटन का ये बल नीचे लगा रहा है, ठीक है। बदले में क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया भी होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है। तो लिफ्ट का जो फर्श है ये बदले में इस पर उतना ही ऊपर की तरफ क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा, आप ये कह सकते हैं, ठीक है, जिसको R बोलते हैं। इसको नॉर्मल रिएक्शन भी बोलते हैं। और ये त्वरण से जा रहा है, लिफ्ट क्या जा रहा है? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से जा रहा है, ठीक है।
तो बोल रहा है कि इसका आभासी भार क्या होगा। कभी भी आदमी लिफ्ट में बैठेगा और लिफ्ट अगर त्वरण में है तो हमेशा जो ओरिजिनल वेट है वो चेंज कर जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। अच्छा, ये जा रहा है किधर, ऊपर, ऊपर जा रहा है, मतलब हम ऐसे सोचेंगे कि ये जो प्रतिक्रिया बल आर लगा है ना, नॉर्मल रिएक्शन, यही इसको ले जा रहा है, क्या ले जा रहा है, यही। तो एक बल तो ऊपर आर हो गया, नीचे दूसरा बल डब्लू हो गया, तो कुल बल कितना हो गया, कुल बल चूँकि जगह नहीं है इसलिए हम इसको मिटाते हैं। कुल बल आप देख लीजिए, यहाँ पे हम फिर से बना देते हैं छोटा सा। देखिए ये कोई सोनू मोनू गोलू जो भी हो, ठीक है, डब्लू हो गया और ये आर हो गया, और ये लिफ्ट ऊपर त्वरण से जा रहा है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से। तो हम लिखेंगे कुल बल इस पर कितना लगेगा, कुल बल लगेगा आर माइनस एम जी बराबर कुल बल, कोई भी वस्तु पर कुल बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर, ठीक है। तो आर, यहाँ आर ही हमें निकालना है, यही जो होता है अपेरेंट वेट बताएगा, आभासी भार यही आर बताएगा हमको। आर बराबर यही, अगर ऊपर नहीं जा रहा होता, लिफ्ट संतुलित होता, रुका हुआ होता, तो यही आर बराबर एम जी होता है, क्या होता है, आर बराबर एम जी। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एम जी प्लस एम ए हो जाएगा, एम जी इधर माइनस में था तो इधर जाके प्लस बन जाएगा, और प्लस एम ए, आप इसको जोड़ लीजिए, एम जी आया था कितना 600 प्लस एम ए 60 गुने 2 120, कितना आ जाएगा 720 न्यूटन, मतलब 720 न्यूटन ये आर है, आर कितना है 720 न्यूटन, ठीक है। ऐसे एम जी आप निकाल रहे थे तो 600 आ रहा था, ऐसे एम जी कितना आ रहा था 600, अगर लिफ्ट रुका हुआ रहता, और ऐसे आर कितना आ गया 720। तो देखिए जब लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो वेट बढ़ जाता है, ठीक है, जब लिफ्ट ऊपर जाएगा, लेकिन कैसे, त्वरण से, कभी भी त्वरण से जाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि कोई भी लिफ्ट अगर ऊपर जा रहा है या ऊपर बढ़ रहा है त्वरण के साथ में, तो उसमें बैठे आदमी का वेट क्या होगा, तो नॉर्मल वेट से ज़्यादा होगा, क्या होगा, नॉर्मल वेट से ज़्यादा। अगर वही नीचे आ रहा है, ठीक है, तो वेट कम जाता है। और अगर जितना ग्रेविटी है उससे ज़्यादा त्वरण से नीचे आ रहा है या लिफ्ट टूट जाए, तो टूटे हुए लिफ्ट में व्यक्ति भारहीनता का अनुभव करता है। ये बिहार पुलिस का भी एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप लिख लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है। फर्स्ट है, रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है, बिल्कुल। रैम जो होता है कंप्यूटर हार्डवेयर में, आप देखिए जैसे कहीं पे आप कोई टीवी देख रहे हैं, ठीक है, फिल्म देख रहे हैं, आप देख रहे हैं सब पार्क में हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, या फिर गुंडा ये सब, हीरो ये सब में लड़ाई हो रहा है, आप मान लीजिए फिल्म यहाँ पे चला आया है, अगर जैसे ही आप कंप्यूटर को बंद करते हैं, टीवी को बंद करते हैं, बंद करने के बाद आप फिर से शुरू करते हैं, तो कभी कभी आप देखिएगा कि यहीं से डायरेक्ट शुरू हो जाता है मूवी जहाँ बंद हुआ था। या कभी क्या होता है कि आपको देखना है 55 मिनट पे जाकर के, तो यहाँ से सीधे स्लाइड ले जाते हैं और सीधे 55 पे ले जाते हैं, तो तुरंत से वहाँ पे क्या होता है, सीन वीन सब दिखाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये काम रैम का होता है, किसका होता है, रैम का, और कैसे का भी होता है, ये रैम वाला मेमोरी करता है, ठीक है। अच्छा, उस टीवी में क्या क्या है, कंप्यूटर में क्या क्या है, पहले से क्या क्या डाटा स्टोर है, सॉफ्टवेयर है, ये सब कुछ जो याद रखता है वो रोम करता है, कौन करता है, रोम, ठीक है। तुरंत से किसी भी चीज़ को देखना हो तो ये रैम करता है। हम लोग ऐसे मोबाइल ये सब लेते हैं तो देखते हैं कि रैम कितना है, मतलब कि रैम जितना ज़्यादा किसी भी डिवाइस का रहेगा वो उतना ज़्यादा अच्छे से एफिशिएंट वर्क करेगा, ठीक है। और वो वोलेटाइल होता है, जब तक सिस्टम ऑन है तभी तक वो रैम काम करेगा, सिस्टम जैसे ही ऑफ हो जाएगा ना तो रैम काम नहीं करेगा। ऑफ हो जाना मतलब बंद हो जाने का मतलब वोलेटाइल हो गया, मतलब रैम में जो जो भी चीज़ आया हुआ था वो सब खत्म हो जाएगा बंद होने पे। तो रैम क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है, बिल्कुल सही है, ठीक है। हमें शुद्ध चुनना है। कैचे मेमोरी रैम की तुलना में धीमी होती है, देखिए ये भी सही है, ठीक है। 2-3 तरह का मेमोरी होता है कंप्यूटर में, जिसमें से एक रजिस्टर होता है, क्या होता है, रजिस्टर, ये सबसे ज़्यादा तेज़ होता है। इसके बाद उसके बाद रैम होता है, क्या होता है, इसके बाद रैम होता है, रैम होता है, और उसके बाद कैशे मेमोरी, ठीक है। सबसे छोटा जो होता है कैशे मेमोरी, इसका स्पीड जो होता है, मतलब टेंडेंसी होता है किसी भी चीज़ को पकड़ने की, वो कम होता है, रैम से कम होता है, ठीक। उसके बाद आप देख लीजिए कि सी में एसएसडी एचडीडी की तुलना में अधिक तेज़ी से डाटा ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। और डी में रोम में डेटा अस्थायी रूप से स्टोर रहता है, ठीक। ये गलत है सी वाला, ठीक है। रोम में डेटा अस्थायी रूप से स्टोर होता है, ठीक है। रोम में डेटा अस्थायी अस्थायी रूप से स्टोर होता है। सॉरी दोस्त, एक मिनट,
कैशे मेमोरी जो होता है ना वो रैम से तेज़ होता है, ठीक है। कैशे मेमोरी क्या होता है, रैम से तेज़ होता है, ठीक है। सबसे तेज़ रजिस्टर होता है, सबसे तेज़ क्या होता है, रजिस्टर। तो ये और रोम डेटा स्थायी रूप से स्टोर करता है, हाँ बिल्कुल से ये भी सही है। और एसएसडी एचएसडी की तुलना में अधिक तेज़ डेटा ट्रांसफ़र करती है, बिल्कुल सही है। कैशे मेमोरी रैम की तुलना में धीमी होता है, ये गलत है। कैशे मेमोरी तेज़ होता है, ठीक है। तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत वाहक बल के संबंध में ओम के नियम का सही प्रयोग बताएं, ठीक है। देखिए ओम का नियम क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, ठीक है। ये सभी जो है ये ओम का नियम है, क्या है, ओम का नियम है, ठीक है। अलग अलग जगह में यूज होता है। कभी भी बैटरी चार्ज होगा, कभी भी बैटरी चार्ज होता है, ठीक है। देखिएगा ये कोई बैटरी है, इसको हम चार्ज में लगा दिए हैं, ठीक है। सोर्स से क्या कर दिए हैं, चार्ज में लगा दिए हैं। तो अच्छा ये ई है, क्या है, ई है, ठीक है। तो कभी बैटरी चार्ज में लगा हुआ था तो ये धारा ये लेता है, क्या लेता है, धारा लेता है। इस कंडीशन में जो टर्मिनल वोल्टेज होगा, जो बैटरी वोल्टेज, देखिए कोई भी बैटरी जो है ना, कोई भी बैटरी है, देखिए ये बैटरी है, ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। तो इसका जो ओरिजिनल विद्युत वाहक बल होता है उसको ई बोलते हैं हम, ओरिजिनल जो वोल्टेज होता है। लेकिन जब ये करंट देता है तो कुछ ना कुछ वोल्टेज जो होता है ना वो ई नहीं जा कर के ड्रॉप हो जाता है, क्या हो जाता है। अच्छा तार का प्रॉपर्टी होता है रेजिस्टिव, तार विरोध करता है, प्रतिरोध होता है तार में, वो करंट का विरोध करता है। तो विरोध करता है तो कुछ ना कुछ जो वोल्टेज है वो ड्रॉप हो जाता है। ड्रॉप होने के कारण से हमको हमको मेन जो वोल्टेज होता है वो ई से कम मिलता है। कितना मिलता है, ई से कम मिलता है, ठीक है। तो कितना कमा है, आर के कारण से। अच्छा यहाँ कितना कमा है, आई आर कमेगा, कितना कमेगा, आई आर। तो मेन वोल्टेज हमको कितना मिलेगा मिलेगा, हम लिखेंगे ई माइनस आई आर, यानी भी बराबर जो हो जाएगा टर्मिनल वोल्टेज, उसको ई माइनस आई आर बोलेंगे। टर्मिनल वोल्टेज अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं बता दूं फिर से, देखिए ये देखिए ये कोई सोर्स है, ये कोई क्या है, सोर्स है, ठीक है, एसी सोर्स है। चलिए फिर भी कन्फ्यूजन होता है तो हम यहाँ बैटरी ही बना देते हैं, क्या बना देते हैं, बैटरी बना देते हैं, ठीक है। इस तरह से बना देते हैं। देखिए ये मेरा लोड है, लोड मतलब टीवी पंखा एसी कूलर फ्रिज लगाए हुए हैं, ठीक है। ये ई है, ये ई है। तो यहाँ तक कितना वोल्टेज जा रहा है, इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है, इसी को टर्मिनल वोल्टेज बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम, टर्मिनल वोल्टेज बोलेंगे हम, ठीक है। तो रास्ते में कुछ ना कुछ ड्रॉप हो जाता है, तार का अपना प्रतिरोध होता है, ठीक है, आई आर ड्रॉप हो जाता है। तो जो वोल्टेज मिलेगा हमको वो ई माइनस आई आर के बराबर मिलेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही बैटरी अगर चार्ज होता है ना तो वहाँ पे एनर्जी ले रहा होता है बैटरी, ठीक है। ये उल्टा हो जाता है, ये क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। वहाँ पे बैटरी जब भी चार्ज होगा तो ई प्लस आई आर हो जाएगा, इक्वेशन क्या हो जाएगा, ई प्लस आई आर। यहाँ पे ओम्स लॉ ई प्लस आई आर लिखा जाएगा बैटरी जब चार्ज हो रहा है तो। और बैटरी अगर डिस्चार्ज है तो वहाँ पे भी जो होगा वो ई माइनस आई आर। ये पूछता है दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम में पूछता है कि बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है तो उसका समीकरण क्या होगा, तो ई माइनस आई आर। और बैटरी चार्ज हो रहा है तो समीकरण क्या होगा, ई प्लस आई आर। तो आप इसको कॉपी में लिख लें तो बेहतर रहेगा। तो सही ऑप्शन ओम नियम, बैटरी जब चार्ज हो रहा है तो उस समय विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, ओम का नियम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये विद्युत वाहक संबंध में ओम का, ओम के नियम का सही अनुप्रयोग। अच्छा ये चार्जिंग के बारे में तो नहीं बोल रहा है, चार्जिंग के बारे में नहीं बोला है तो भी बराबर क्या हो जाएगा, ई माइनस आई आर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हाथ केहूनी से उठा हुआ भार किस श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है, तो ये तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है, ठीक है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है, ठीक है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है, इसमें आलम जो होता है एक साइड होता है, भार और आयास जो होता है वो क्या होता है, एक साइड में होता है, ठीक है। तो मानव हाथ तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। नेक्स्ट 46, देखिए एक हीटर 220 वोल्ट पर 5 एम्पियर की धारा लेती है, 2 घंटे में हीटर द्वारा उत्पन्न ऊष्मा कितना होगा। देखिए ऊष्मा जो होगा H इज इक्वल टू होता है क्या, आई स्क्वायर आर टी, या फिर होता है भी आई टी, ये भी होता है। वोल्टेज वोल्टेज कितना है 220, आई कितना है 5 और टाइम कितना, 2 घंटा को हम बदलेंगे सेकंड में तो 7200 सेकंड आ जाएगा। आप इसको टोटल आप सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 7.2 मेगा वोल्ट, कितना आ जाएगा 7.2 मेगा जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि
न्यूटन के शीतलन का नियम किस स्थिति में लागू होता है? ठीक है, जब वातावरण और वस्तु के तापमान में बहुत कम अंतर हो, क्या हो? अंतर बहुत कम हो, तब यहाँ पे न्यूटन का शीतलन नियम लागू होता है। ठीक है, कि ताप जो है वो अधिक गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु या कम गर्म वस्तु की ओर आती है, तो ये न्यूटन का शीतलन नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, उत्तोलक में बल आघूर्ण की भूमिका संबंध में गलत कथन आप चुनें। ठीक है, बल आघूर्ण वह प्रवृत्ति है जो किसी वस्तु को एक अक्ष के चारों ओर घुमाती है। बिल्कुल, बल आघूर्ण जो है ये मान लीजिए कोई इससे वस्तु लगा हुआ है, बल आघूर्ण बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? इसको टॉर्क बोलते हैं, और ये बल गुने दूरी होता है, यही दूरी है। ठीक है, जहाँ वस्तु फिक्स है और जहाँ पे हम बल लगाते रहे हैं उसके बीच का दूरी परपेंडिकुलर दूरी होता है, ये लंबवत होता है आर, और ये बल हो गया तो एफ क्रॉस आर होता है। ठीक है, तो बल आघूर्ण वह प्रकृति है जो किसी वस्तु को एक अक्ष के लंबवत चारों ओर घुमाती है। हाँ बिल्कुल, ये घुमाएगा, इस रड है, इस रड को ये बल घुमा देगा ऐसे, इस तरह से। नेक्स्ट है कि बल आघूर्ण बराबर बल गुने आलम्ब से बल की लंबवत दूरी। अभी बताए थे कि ये टॉर्क जो हो जाएगा, इसको टॉर्क बोलते हैं बल आघूर्ण को, ये फोर्स गुने आर हो जाएगा। ठीक है, सदिश राशि है, बल आघूर्ण क्या है? सदिश राशि है। नेक्स्ट है, आघूर्ण का एसआई यूनिट न्यूटन मीटर होता है। देखिए, टॉर्क बराबर होता है एफ गुने आर, एफ का मात्रक न्यूटन और आर का दूरी का मीटर, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक डी बच रहा है, यही गलत हो जाएगा। उत्तोलक में आलम्ब पर लगने वाला बल आघूर्ण अधिकतम होता है, जो कि गलत है। नहीं, जरूरी नहीं कि अधिकतम ही हो, आलम्ब पर लगने वाला बल मतलब जहाँ फिक्स है वस्तु वहाँ पर लगने वाला बल अधिकतम होता है, नहीं। जैसे जैसे हम दूर जाते हैं बल अधिकतम होता जाता है, जैसे जैसे नज़दीक आते हैं कब्जे के नज़दीक में जहाँ पे वस्तु टिका हुआ है वहाँ कम हो जाता है फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। देखिए, बोला जा रहा है कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संदर्भ में सही कथन चुनें। देखिए, कहीं भी ऊर्जा को हम अपने से बना नहीं सकते हैं, बिगाड़ नहीं सकते हैं, केवल ट्रांसफॉर्मेशन संभव है। मतलब ऊर्जा को एक रूप से, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, हम एनर्जी का चेंज कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, यही ऑप्शन मेरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए, क्लास डी के लिए इस्तेमाल होने वाले टीईसी पाउडर के बारे में गलत कथन चुने। जो क्लास डी का आग होता है, क्लास डी का आग जो विद्युत या सबसे लगता है, शॉर्ट सर्किट हो गया घर में, ठीक है, तो इन सबको हम बोलते हैं क्लास डी का आग। 2-3 तरह का क्लास होता है आग का, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। ठीक है, तो क्लास डी में आता है वैसा आग जो विद्युत उपकरण के कारण लगा हुआ है। ठीक है, इसमें इसको बुझाने के लिए हम पाउडर का यूज़ करते हैं। ठीक है, पानी का यूज़ नहीं करेंगे, बढ़ जाएगा। पेट्रोल ये सब का भी यूज़ हम नहीं करेंगे, बढ़ जाएगा। ठीक है, कोई भी गीला चीज़ का यूज़ हम नहीं कर सकते हैं। तो टीईसी एक पाउडर होता है। ठीक है, ये इसका जो होता है टीईसी का अर्थ होता है टर्नरी यूटेक्टिक क्लोराइड, बिल्कुल सही है। इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा, आप इसे याद रखिएगा, वीवीआई है। इसका उपयोग रेडियो एक्टिव धातुओं की आग पर भी किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। इसका उपयोग हम जहाँ भी रेडियो एक्टिव वस्तु से आग लगा हुआ है वहाँ पे इसका उपयोग हम कर सकते हैं, बुझा सकते हैं। ये ना तो आग को जलाने में मदद करता है ना बुझाने में, बस उसके चारों ओर क्या हो जाता है, फैल जाता है, तो अपने आप आग क्या हो जाती है, बुझ जाती है। उसके बाद है, यह पाउडर केवल लकड़ी और कागज़ की आग को नहीं, इसको लकड़ी और कागज़ की आग को बुझाने के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। लकड़ी और कागज़ का जो आग होता है वो क्लास ए में आ जाता है। किस में आ जाता है? क्लास ए में। और इसको बुझाने के लिए आप धूरी का यूज़ कर सकते हैं, धूल का, बालू का यूज़ कर सकते हैं और पानी का यूज़ कर सकते हैं। किसका यूज़ कर सकते हैं? पानी का यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन यही गलत है। ठीक है, यही गलत चुनना था। अच्छा, यह अत्यधिक उच्च तापमान वाली धातु की आग पर पिघल कर एक पपड़ी बना लेती है। बिल्कुल, यह क्या करता है, धातु की आग पर पिघल करके पपड़ी टाइप का बना लेता है, जिससे आग ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, बुझ जाता है। तो सही आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट मैं ऐसा बताया हूँ जो बहुत सारे नए स्टूडेंट के लिए बिल्कुल नया है। उनको हो सकता मेरे ख्याल से लगता है कि उनको काफ़ी कुछ हेल्प हुआ होगा। और किसी तरह की कोई दिक्कत हुई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं कि यहाँ पे कोई दिक्कत है, तो हम कोशिश करेंगे कि बोर्ड पे उस टॉपिक को हम पूरी डिटेल में ले आएँ। बाकी मैंने 50 क्वेश्चन में चाहता तो 20 मिनट में निकाल देता दोस्तों। ठीक है, कि क्वेश्चन पढ़ता और टिक करता कि ऑप्शन होगा और बोलता कि रट जाइए, लेकिन मेरा वैसा आदत नहीं है कि बाकी सब जितना भी क्वेश्चन करवाते हैं यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर रटवा देते हैं। ठीक है, जो MCQ करवाते हैं
क्वेश्चन बैंक का या पूछे गए क्वेश्चंस का आप इसे लिख लीजिए, ठीक है। वो काम मेरा नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि जो भी टॉपिक आए, आप देख रहे हैं कि इसमें से जितना भी ऑप्शन आया मैं सब ऑप्शन को भी डिस्कस कर रहा हूँ, तो थोड़ा-सा वीडियो में टाइम लगेगा, लंबा भी होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं, आपके मन में जज़्बा है कि मैं रैंक लेकर के आऊँ इस बार, मैं अपना सिलेक्शन पक्का करूँ इस बार, ठीक है। एलपी में अगर पिछले एग्ज़ाम में आप 1 या 2 मार्क्स से रह गए हैं, 0.505 मार्क्स ये सबसे आप रह गए हैं और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग आपके रास्ते में रोड़ा आ रहा है या आपको हेल्प नहीं कर पा रहा है, दिक्कतें आ रही हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से मैंने बताया है कि मेरा वीडियो आपको काफ़ी कुछ फ़ायदा करेगा। और ये भी हमें बताएं आप कमेंट बॉक्स में लिख करके कि इस 50 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। अगर आप 40 प्लस करते हैं तो बिल्कुल आप बहुत अच्छे रास्ते पे हैं। जिनके लिए नया है, जो बहुत इससे कम इत्तेफाक रखते हैं, ठीक है। अगर उनका 30 के आसपास भी हो रहा है, 25 के आसपास भी हो रहा है, तो बहुत अच्छी स्थिति में अभी 15 दिन लगभग है, 18 दिन है एग्ज़ाम में दोस्तों। और इस 18 दिन में अगर मैं 18 सेट भी करवा दूँगा तो मेरी गारंटी है कि इससे ज़्यादा आप एग्ज़ाम में बैठिएगा तो इससे बाहर क्वेश्चन रहेगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग में और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में बहुत ही फिक्स और मिनिमम लो एफर्ट वाले क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा-सा भी आपको अगर थ्योरी ध्यान में है, तो आप बिल्कुल वहाँ पे कर ले जाइएगा। और अगर आपका ट्रेड कमज़ोर है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है, ट्रेड में भी आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट ये सब सीखना है, तो उसके लिए भी मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। आप उसको जाकर के देख सकते हैं। और 3 फेज एसी सर्किट मैंने उसमें पढ़ाया है। और अगला वीडियो जब मैं लाऊँगा तो उसमें थोड़ा-सा और डिटेल में मैं चीज़ों को वहाँ पे डिस्कस करूँगा, क्योंकि मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डर है और उसपे बहुत ज़्यादा लिखने की सुविधा उस तरह से होती नहीं है दोस्तों, तो मैं पूरे सही से लिख नहीं पाता हूँ। लेकिन कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को मैं मुँह से बोल दूँ ताकि आप सुन सकें। और आप ट्रेड भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो उस मेरे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है, वीडियो में पड़ा हुआ है। एक ही लेक्चर हुआ है उसका भी आप देख सकते हैं। और ये इस 15 से 20 दिन में मैं कोशिश करूँगा कि ट्रेड में भी खास करके जो ट्रांजिस्टर का पोर्शन है, इलेक्ट्रॉनिक का पोर्शन है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें डायोड आ जाता है, डायोड सर्किट आ जाता है, रेक्टिफायर आ जाता है, ठीक है। डायोड का जो भी गुण होता है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड होता है, बैकवर्ड मोड होता है, ठीक है, कट ऑफ रीजन होता है, एक्टिव रीजन होता है, कब डायोड एक्टिव होता है, कब कट ऑफ रीजन में होता है, जेनर डायोड क्या है, ठीक है, वैरेक्टर डायोड क्या है, बहुत सारा ट्रांजिस्टर का टाइप है, जेफीटी, मॉसफेट है, बहुत कुछ है। इनसे क्वेश्चन स्टूडेंट का नहीं बनता है दोस्त। जब भी एग्जाम में जाते हैं तो उनका दिमाग चकरा जाता है। तो मैं अगले वीडियो में एसी अगर मैं ख़त्म कर दूंगा तो अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स का मैं वीडियो लेकर के आऊँ। और जितना भी यूथ कंपटीशन का जो क्वेश्चन है, कोशिश करूँगा कि जो एएलपी एग्ज़ाम में आ सके, ठीक है, कहाँ पे आ सके, एएलपी सीबीटी 2 के पार्ट बी में आ सके, वैसे ही क्वेश्चन को मैं कराऊँगा। बहुत ज़्यादा जो इंजीनियरिंग में पूछता है, असिस्टेंट इंजीनियरिंग के लिए या फिर जूनियर इंजीनियरिंग के लिए पूछता है, वैसे क्वेश्चन मैं नहीं कराऊँगा। हाँ, जितना भी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, सिग्नल मेंटेनर के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, डीएमआरसी, ये सब के जो आईटीआई बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, उन सब में जितना भी क्वेश्चन आया उन सब एग्ज़ाम में, वो सब हम करवाएँगे। उन सब की बात हम डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन के माध्यम से ही हम बहुत सारा थ्योरी को भी डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ में, ठीक है। रेगुलर मैं कोशिश करूँगा कि कुछ गिने-चुने टॉपिक जो आपको सीबीटी 2 में पार्ट बी में आएगा, मैक्सिमम जैसे अब 3 फेज सर्किट है, इससे आपको कम से कम तो 3 नंबर का क्वेश्चन आना है दोस्त। 3 नंबर का क्वेश्चन अगर आप मेरे इस वीडियो को देख करके जाएँगे तो 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। इस बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी इस सेक्शन से आपको कम से कम लेटरिंग ये सब से, स्केल ये सब से और ड्राइंग बोर्ड ये सब से 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आप मेरे वीडियो से रेगुलर अगर जुड़े रहिएगा, बहुत ही फ़ायदा होगा। आप देखिएगा, कहिएगा कि ये सर या भैया आपकी वीडियो से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है, ठीक है। बस आप शर्त ये है कि कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा। बहुत सारा कॉन्सेप्ट में ऐसा रहेगा जो मैं केवल बोलूँगा, उसको लिखाऊँगा नहीं, आप उसको नोट कर लीजिएगा और क्वेश्चन आपसे बनेगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग के कारण से या ट्रेड के कारण से आपका सिलेक्शन रुकने वाला नहीं है, ठीक है। तो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। और फिर से मैं बोलूँगा कि आप अपने तैयारी में रहिए, हर रोज़ एक मॉक टेस्ट लगाइए और मेरे भी इस वीडियो को देखिए और कॉपी कलम ले करके रहिए और ये भी बताइए कि मेरे सेट में आप कितना परफॉर्म कर पाते हैं। ओके, बाय।